बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिस पे हम आज पहली दफ़ा बात नहीं कर रहे। बहुत दफ़ा इस टॉपिक पे डिस्कशन हो चुकी है और हम लोग बड़ी बातें भी करते हैं ऑन एयर, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट और फॉलो कोई नहीं करता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तरबियत, परवरिश, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स ज़िंदगी का। जब हम तरबियत की बात करते हैं या बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, तो अगर आप जानवर को भी देखें तो वो डे वन से अपने बच्चों को जीना सिखाता है। चिड़िया को देख लें, जब चिड़िया जो है उसका बच्चा होता है, जब अंडा हैच करता है तो वो क्या करती है, क्योंकि बच्चे को खाना नहीं खाना आता, खुद नहीं खा सकता, तो वो जाती है, कोई भी चीज़ कीड़ा मकोड़ा खाया, उसको चबाया और चबा के उसको बिल्कुल नरम करके चिड़िया जो है अपनी चोंच से अपने बच्चों के मुंह में डालती है। यानी कि वो भी उनको जीने का अंदाज़ सिखा रही होती है। ठीक है, बच्चे का ख्याल रखती है, उसको ग्रूम करती है। फिर इवेंचुअली वही माँ, वही चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में से बाहर धकेलती है जब उस बच्चे के उड़ने का वक्त आता है। तो कहाँ वो चिड़िया जिसने अपने बच्चे के मुंह में एक एक निवाला डाला, और फिर वो चिड़िया जिसने अपने बच्चे को, छोटे बेबी को धकेला बाहर आउट ऑफ द घोंसला, ताकि वो बच्चा उड़ना सीख सके। राइट? सो जहाँ पे आपने देखना है शेर की आंख से लेकिन खिलाना है सोने का निवाला, वहाँ पे आपने बैलेंस ढूंढना है। आजकल मुझे लगता है कि जैसे हम लोग बिल्कुल जो है वो बैलेंस ज़िंदगी में लाना भूल गए हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ लाड प्यार कर रहे हैं, या फिर हम उनके साथ इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि बच्चों से सांस भी नहीं लिया जाता। अच्छा, तरबियत और परवरिश की जब बात करें तो बच्चे सबसे पहले तो अपने माँ बाप के एग्जाम्पल से सीखते हैं। वो जो देखते हैं वही चीज़ फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को अजीबो गरीब अंदाज में गाइड करते हैं, वियर्ड तरीके से उनको आगे लेके चलते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद जो अपने बच्चों से होती है वो कभी कभी इतनी अनरीज़नेबल होती है कि वो उस पर पूरी तरह उतर नहीं पाते। फिर वही बच्चे जो अच्छे खासे नॉर्मल हेल्दी खेलने उछलने कूदने वाले बच्चे होते हैं, वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। सो व्यूअर्स, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है? आप देखें कि हमारे बच्चे इतने औखे और मुश्किल हो गए हैं कि आजकल हर दूसरे घर में जब शादी होती है तो पहले लोग कहते थे कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से नवाजे, ये करे वो करे, बसो खुश रहो, ये वो व्हाटएवर। अब ये दुआ करते हुए शादी की जाती है कि या अल्लाह ताला ये शादी चल जाए। क्यों? क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों इतने फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म औखे हो गए हैं और इतने डिमांडिंग हो गए हैं और इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं हर चीज़ के बारे में कि अगर कोई नया बंदा ज़िंदगी में आता है तो उस नए बंदे का उस इंसान के साथ सर्वाइवल नहीं होता। एक तरफ हम या तो बच्चियों को जूते मार मार के ये सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम सिर्फ रोटी पकाना है, पोछे लगाना है और मतलब घरेलू काम करना है, पढ़ाई वढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक्सट्रीम पे हम अपनी बेटियों को ये सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो, कुछ ना बनाना आना चाहिए ना करना चाहिए। ये दोनों एक्सट्रीम्स है व्यूअर्स। मैं एक औरत हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। क्या मैं हर रोज़ खाना बनाती हूँ? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। घर में स्टाफ है, उनको सैलरीज पे की जाती हैं, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो और उससे पैसे कमाती हूँ तो ऑब्वियसली फिर उससे मैं घर के मामलात भी कवर करती हूँ। राइट नाउ मैं ये कहूँ कि जी मेरा खाना बनाना काम नहीं है, ना मुझे आता है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। कल को घर में अगर आपकी जो खाना बनाने वाली खातून है या जो आपके कुक है वो नहीं आते, या घर की सफाई करने वाली बच्ची नहीं आती, या लड़का या घर सफाई करने वाला लड़का नहीं आता, तो कौन करेगा घर के काम? क्या सब एक दूसरे की शक्लें ताक रहे होंगे? नॉट एट ऑल। घर तो आपका अपना ही है ना, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो अपने घर को मैनेज करना, उसको मेंटेन करना मर्द औरत दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा, बेटों के साथ भी आप दो एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं। एक तरफ उनको जूते मार मार के कहा जा रहा है कि तुमने बिल्कुल दब के रहना है और बिल्कुल नीवे होकर चलना है और लड़कियों के सामने आवाज़ भी नहीं उठानी। भाई मेल फीमेल को दोनों के साथ बराबरी से चलना चाहिए ना। वो जो कहते हैं ना एक का दूसरे पर रोब हो, ना दूसरे का पहले के ऊपर रोब हो। ये किस किस्म का तरीका है? मुझे तो कभी कभी लगता है कि बात ऑलमोस्ट गुंडागर्दी पे आ गई है
कि जिसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अग्रेसिव है या ज़रा ज़्यादा हाइपर है, वो बंदा जो है वो मामले को अपने हिसाब से लेके चलता है, बाकी सारे जो हैं वो उसके मतलब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये भी गलत बात है। जब आपने अपनी औलाद की परवरिश करनी है तो उसकी ग्रूमिंग करें, उसको अपने एग्जाम्पल से सिखाएं। बच्चों को कहना है कि भाई आपने झूठ नहीं बोलना, लेकिन सारा दिन हम खुद फ़ोनों पे, सोशल मीडिया वगैरह पे झूठ बोल रहे होते हैं। हमें बच्चे की तरबियत, उसकी अपब्रिंगिंग, वो किस तरह उठता है, किस तरह बैठता है, किस तरीके से लोगों के साथ अपने आप को कंडक्ट करता है, बड़ों की तरफ उसका क्या रद्द-ए-अमल है, छोटों से किस तरह पेश आता है, टीचर्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। हमें सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि इसके नंबर कैसे आए हैं, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पे लगा सके और लोगों को दिखा सके कि ओ मेरा बेटा जो है उसने टॉप किया है क्लास में। आपका बच्चा अगर क्लास में टॉप कर रहा है लेकिन ज़िंदगी में फेल कर रहा है तो उसका फिर क्या फ़ायदा? इसमें आपकी तरबियत की कमी है, आपकी लर्निंग जो है बच्चे की, उसके अंदर कोई ना कोई कमी आई है। वरना व्यूअर्स, पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। और आज मैं जब इस किस्म की अपब्रिंगिंग देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पे गई, उसने आके अपनी माँ को कहा कि मैंने केक काटना है। तो उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा अभी रुक जाओ, अभी आपकी दादों ने आना है और नानो भी अभी नहीं आई, जब दादो नानो आ जाएंगी, सब आ जाएंगे तो फिर हम मिलके केक काट लेंगे, मैंने अभी काटना है। अच्छा, उसकी माँ ने कहा बेटा अभी नहीं काट सकते। उस बच्चे ने मेरे सामने रख के अपनी माँ की मुँह के ऊपर थप्पड़ मारा। अच्छा, ये तो शॉकिंग बात थी। उसके बाप ने आके उसको समझाया, माँ ने भी उसको आगे से, मतलब ज़ाहिर, जब इतने लोग होते हैं तो आप कितना को तमाशा डाल सकते हैं, बच्चे को आप सबके सामने जलील भी नहीं करना। बच्चे को उसको समझाया वगैरह। 5 मिनट के बाद धड़म की आवाज़ आई, उसी बच्चे ने उस केक को गिरा दिया। इतना बड़ा केक जो मेरे ख्याल से कम से कम उन्होंने 15-20 हज़ार रुपए का बनवाया होगा, बड़ा भी सस्ता बनाया होगा, इतना बड़ा वो केक था। उस बच्चे ने जाके उस केक को धक्का मार के नीचे फेंक के तोड़ दिया। आगे से माँ क्या कह रही है, ना 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 उसको ना करो, उसको ना करो, वो डिस्टर्ब है, उसको ना करो, वो ज़रा अपसेट हो जाएगा बच्चा, उसकी सालगिरह अपसेट हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं व्यूअर्स कि हम कभी जुर्रत करते कि माँ से ऊंची आवाज़ में भी बात करें, ना कि माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा। बाप भी आके उसको समझा भुसला रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा वो समझे सब ठीक हो गया, मुड़े हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर उस बच्चे ने इतना बड़ा, इतना महंगा केक गिरा के बर्बाद कर दिया। और फिर उसके माँ बाप ने एक और केक किसी बेकरी से मंगा के वो उस बच्चे से कटवा दिया। लेकिन बात यह कि व्यूअर्स, ये किस किस्म की तरबियत है, ये किस किस्म की परवरिश हम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हमने अपने बच्चों को तरीके से लेके चलना है, आजकल के ज़माने के हिसाब से लेके चलना है, मैं ये सारी बातें अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने बच्चे की परवरिश में उसको ये भी चीज़ उसकी घुट्टी में दें कि भाई तुमने माँ की भी इज़्ज़त नहीं करनी, बाप की भी इज़्ज़त नहीं करनी, भाई बहन से बदतमीज़ी करनी है, गाली गलौज करनी है, ना पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। और बात यह है कि व्यूअर्स, अब बच्चों को ये भी समझ आनी शुरू हो गई कि माँ बाप को सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि हम इनको डिस्टर्ब ना करें, सारा दिन गेमें खेलते रहें, अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ़ रखें। और गेमें में फ़िज़िकल गेम्स की बात नहीं कर रही भाई। परवरिश का हिस्सा होता था कि हम शाम को बच्चों को कहते थे बाहर निकलो, जाओ खेलो, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते थे, उछते थे, कूदते थे, खेलते थे। पढ़ाई के एग्ज़ाम्स होते थे तो इर्द गिर्द के बच्चे भी आ जाते थे और सारे बच्चे एक जगह बैठ के पढ़ाई करते थे। एक बड़ा एक डिकोरम होता था व्यूअर ज़िंदगी जीने का। आज हम इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़े बात कर रहे होते हैं कि जी आप कैसे अपने स्केड्यूल को मैनेज करती हैं। इस तरह मैनेज करती हूँ कि बचपन से सीखा है कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होती थी, खाने के वक्त खाना होता था, अगर हम आउटिंग पे गए हुए होते थे उसका अपना एक टाइम होता था, उसके बाद वापस आके हमारी जो जिम्मेदारियाँ होती थी वो हम पूरी करते थे। माँ बाप का हाथ भी बटाते थे चीज़ों के अंदर। अगर घर में सफाई अम्मी कर रही हैं और हम देख रहे हैं तो वो अगर डस्टिंग कर रही हैं तो आपने जाके बेड बना दिया। और इस चीज़ में फ़र्क नहीं होता था कि ए मुंडा है कि कुड़ी है, सब अपना अपना हिस्सा डालते थे। आजकल तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम चल रहा है, बच्चे माँ बाप बन गए और इतने छोटे बच्चे जो अभी अपना जहन डेवलप कर रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं, वो कैसे हम मतलब उस लेवल पे सोच सकते हैं जैसे बड़ों को सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि बच्चे जो बड़े हैं वो बच्चे बन गए, किसी की बात नहीं सुनते, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। बच्चों को कहते हैं कि भाई तुमने फ़ोन को, डिवाइस को नहीं यूज़ करना, लेकिन सारा दिन माँ जो है वो बस अपने फ़ोन के ऊपर लगी हुई है, बस चीज़ें फरोल रही है, बस लगी हुई है। तो अगर माँ सारा दिन फ़ोन पे रहेगी तो बच्चा स्वाते मिट्टी किसी के साथ बैठ के गप लगाएगा। भाई बच्चों की सबसे पहली दोस्त, सबसे पहले जो बच्चों के दोस्त होते हैं पहले वो माँ और बाप होते हैं, उसके बाद भाई बहन से दोस्ती होती है आपकी। सबसे पहले दोस्त तो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ही आपको मुँह ही नहीं लगाएंगे, जो आपको मुँह ही नहीं लगा रहे, जिन्होंने आपको गाइड करना है, तो आप सीखेंगे स्वाते मिट्टी। सो तरबियत, परवरिश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अगर जंगल में भी जाके देखें
तो शेर जो जंगल का बादशाह होता है वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, छुपने और जीने और इन सब चीज़ों का तरीका सिखाता है। एंड देन ये ज़िंदगी के लिए, क्योंकि वो जानता है कि इन बच्चों ने जब आगे जाके बड़ा शेर बनना है या शेरनी बनना है तो इनको ज़िंदगी जीने का अंदाज़ आना चाहिए। शेर की ये ट्रेनिंग जो है उनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना सिखाती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जानवर इंसानों से बेहतर इंसान बन गए हैं अब, क्योंकि हम लोग उस अजीब किस्म के एक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो जानवर भी नहीं फॉलो करते। जानवर भी अपने बच्चे को एक पॉइंट पे छोड़ देते हैं, लेकिन उनको पूरा गाइड करके सिखा के ज़िंदगी जीने का तरीका जो हम लोगों ने अब बच्चों को सिखाना बिल्कुल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से करोड़ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें से डिवोर्स रेट्स का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा कॉज है। ये रिज़ल्ट है बुरी परवरिश का। बच्चियां जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ना ही बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ना लड़के को खाना पीना, हांडी रोटी को चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं, ना बच्चियां बनाना सीखना चाहती हैं, और ना ही उनको सिखाया जाता है। एज अ रिज़ल्ट दो लोगों की शादी होती है, वो एक घर में रह तो रहे होते हैं लेकिन ताउन नहीं कर रहे होते एक दूसरे के साथ। सो जब दो स्ट्रेंजर्स एक घर में रहेंगे रूममेट्स की तरह, तो भाई लड़ाइयाँ भी होंगे, फड्डे भी होंगे, मसाइल भी होंगे। और सच्ची बात बताऊँ व्यूअर्स, 7 चीज़ें करने से आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। मैं अगर अपने हस्बैंड के लिए चाय का कप बना देती हूँ, या मेरा हस्बैंड मुझे पानी का ग्लास ला देते हैं, या मेरे लिए कोई खाने की चीज़ बना देते हैं, उससे प्यार बढ़ता है। हम ईगो के इश्यूज़ बना लेते हैं। तो ये जो जनरेशनल मसाइल आ रहे हैं, इनको जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम डिवोर्स रेट्स भी हाई होते हुए देखेंगे, हम मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत देखेंगे, और लड़ाइयाँ, फड्डे, मिसअंडरस्टैंडिंग, सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें फिर बहुत कॉमन और मज़ीद और कॉमन होती चली जाएंगी। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं और शेफ़ नूर से जानते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, कि चाहे पेरेंट्स वर्किंग हो या ना वर्किंग हो, बच्चों की तरबियत पे फोकस करना ज़रूरी है। इमोशनल सपोर्ट और प्यार तो हमने देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ नूर जी वैल्यूज़ और एथिक्स भी सिखाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह देखिए, रही हैं। नॉलेज और एजुकेशन का बड़ा एक अमल दखल होता है कि तालीम बराबरी की दें बच्चों को, उनको नॉलेज बराबरी की दें। जो चीज़ें बेटियों को सिखा रहे हैं वो बेटों को भी, और जो बेटों को सिखा रहे हैं वो बेटियों को भी। स्किल डेवलपमेंट कि किस तरीके से कौन सी चीज़ को मैनेज करना है। हम तो वीसीआर भी खोल के उसके हेड को साफ कर लेते थे। आजकल के बच्चे जो है उनको प्लग नहीं ऑन करना आता, इतने वो क्लूलेस है। हमें खुद रोल मॉडल बनना है। अगर हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो आसमान से किसी रोल मॉडल ने उतरना है। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें ही करना है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन आजकल जो है हम बच्चों को जो है, अब बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे देखा गया है कि बच्चों को या तो बहुत लाड करते हैं और या बहुत स्ट्रिक्ट उनसे पेश आते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो बिल्कुल मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, और बच्चों को भी और लड़कों को भी, दोनों को जो है हमें उनकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि लड़की की अगर तरबियत, हमारी ये तरबियत जो होती है वो अगले घर तक जाती है, और वो अच्छे तरीके से अगर वहाँ जाके वो करेगी तो लोग ये कहेंगे जी माँ की तरबियत है, देखो बेटी में आई है। अक्सर लोग कहते हैं माँ की तरबियत है, बेटी में आई है। बट वही तो चीज़ है ना कि देखें, अब खैर ज़माना इस तरह से तो बदल गया है कि अगर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं अगर बेटा भी कोई फूट-फटांग हरकत करते हैं तो कहते हैं इसके माँ बाप को नहीं कोई सेंस। जी कहते हैं लोग, बिल्कुल तो कहते बेटा हैं। हो बेटी हो, एटलीस्ट ये एक फेयरनेस का एलिमेंट आ गया। लेकिन अनफेयर बात ये है कि हम बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अच्छे फंक्शनल मेंबर होंगे माशरे के। सोशल स्किल्स को ही देख लें, हमारे बच्चे सलाम इससे नहीं करते क्योंकि जब कोई भी बड़ा एंटर होता है तो वो अपने फ़ोनों पे लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और हम भी बॉदर नहीं करते बच्चों को कहना कि बेटा फ़ोन छोड़ें, सलाम करें। या जब गेस्ट आ रहे हैं तो बच्चों को आपने टैब पकड़ा दिए कि बेटा आप अपने टैब पे खेलें, तो वो बच्चा किसी से कोई बात करेगा? हम बड़ी दफ़ा अपने बच्चों को लेके जाते हैं, लोगों के घर गेस्ट बुलाया होता है, हमारे बच्चे बोर घूम रहे होते हैं क्योंकि हम लोग तो नहीं उनको फ़ोन और डिवाइस देते, किसी के घर जा रहे हैं, बदतमीजी है। और उन्हीं के बच्चे डिवाइस और फ़ोन पे लगे हुए होते हैं जी, और हमारे बच्चे जो है वो बच्चे पिट रहे होते हैं कि हम क्या करें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। सो देखिए, ये सारी चीज़ें हम अपने बिहेवियर से सिखाते हैं। बिल्कुल अपनी बिहेवियर से सिखाते हैं, क्योंकि ये तरबियत कहते हैं कि माँ की तरबियत है, बोलती है तरबियत आपकी हो। आप किसी भी जगह चले जाएं, अगर बदतमीजी करेंगे कहेंगे जी ये देखो माँ बाप ने कुछ। और देखिए, माँ और बाप दोनों, आप कह रही है ना माँ की तरबियत है, बाप की भी तरबियत बड़ी मैटर करती है। माँ बाप की दोनों की, क्योंकि बाप जो है अगर वो सारा दिन जो है अपनी डिवाइस पे लगा हुआ है, सारा और मतलब सारा दिन काम पे है, फिर शाम को सड़े हुए मूड में आ रहा है, बदतमीजियाँ कर रहा है, और फिर सारी रात जो अपनी डिवाइस पे गुजार देता है, मोबाइल हो गया, टैब हो गया, टीवी हो गया, तो बच्चे यही देखेंगे।
आगे जाके बेटा या बेटी यही वाला रोल जो है अडॉप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि ग्रूमिंग और ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, और उसी में जो सीख गया कि बाबा भी तो करते हैं, हाँ जी, मामा भी तो करती हैं। अगर बाबा मामा करते हैं जो रोल मॉडल हैं, तो हम क्यों ना करें। अच्छा, आज मैं आपसे अपनी फेवरेट डिश बनाना सीखना चाहूँगी। जी, आज ही हम बना रहे हैं बीफ निहारी। बीफ निहारी बना रहे हैं, और उसके लिए जो है वो मैं इंग्रेडिएंट्स बोल दूं पहले। देखिए, बीफ निहारी तो आप बनानी सिखा रही हैं, और आई एम ग्लैड कि आप बार बार बीफ निहारी कह रही हैं, क्योंकि चिकन की निहारी होती नहीं है। इवन दो लोग अक्सर जो है अब चिकन निहारी बना देते हैं। देखिए व्यूअर्स, निहारी चिकन की इसलिए भी नहीं बन सकती क्योंकि वो इतना नरम मीट है कि जब आप उसको पकाते हैं एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा तो वो बिल्कुल घुल जाती है, राइट। बीफ और मटन की बात ये होती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा कुक भी करें तो उसकी हड्डियों में से भी रस निकल आता है, और वो सारा कुछ ऑल्सो उसकी बोन्स में से जो ब्रॉथ निकलता है वो उसी का टेस्ट होता है, उसी का टेस्ट होता है। तो अब आप अगर चिकन के अंदर चिकन निहारी बना रहे हो, उसमें चिकन का क्यूब डाल देते सब, तो उसका फिर वो फ्लेवर जो है वो नहीं आता। सो रेसिपी जी, हमें चाहिए जी बीफ, मछली का गोश्त चाहिए हमें 1.5 किलो, और हमें इसकी जो है वो बोंग चाहिए 1 किलो, हरी मिर्च की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन की पेस्ट 4 खाने के चम्मच, अदरक की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, निहारी मसाला 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर आधा कप, और गंदम का आटा जो है वो 1 कप। इसको हमने गंदम के आटे को हमने लाइट ब्राउन कर लेना ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे। प्याज हमें चाहिए जी 1 अदद तड़के के लिए, तेल हमें चाहिए 1 कप, और निहारी मसाला हम घर में बनाएंगे, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए हमें जी बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, जायफल आधा टुकड़ा, जवत्री 2 अदद, सौंफ 1.5 खाने का चम्मच, सूंड, ये अदरक को ही ड्राई करके सूंड बनाई जाती है, ये 2 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच, लौंग 6 से 7 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, और अजवाइन 1 चाय का चम्मच। इन सब मसालों को हम पैन में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसको ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे, और इसमें से हम 2 चम्मच निहारी मसाला लेंगे, और हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक और पुदीना जो है वो हम गार्निशिंग के लिए लेमन के साथ इसको जो है वो सर्व करेंगे। और ये हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसका तरीका ये है जी कि पहले हम पैन में जो है वो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट को हम जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे। जब वो लाइट ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हम मसाला और पानी थोड़ा सा डाल देंगे, और उसको अच्छे तरीके से भून के, और हमने अपना गोश्त भी और हमने अपनी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, वो भी डाल के इसको आधे घंटे के लिए भूनने के मसाला ऑयल छोड़ने लगे। जब मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो इसका ऑयल हम सारा उतार लेंगे, और उसमें हम तकरीबन कोई 3 लीटर पानी डाल के और उसको हल्की आंच पर 6 से 7 घंटे के लिए हम पकाएंगे। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर से वो वाला फ्लेवर नहीं आता, नहीं, वो बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता। और हल्की आंच पे जब पक जाएगा गोश्त, आपको खुद पता चलेगा गोश्त गल गया है, और जो हड्डियों में से उसका रस सारा निकल गया, उसकी जो उसकी अंदर उसकी वो होती है मिक्खें जिसको कहते हैं, वो भी निकल गई हैं। और उसके बाद हमने आटे को और कॉर्नफ्लोर को पानी की पेस्ट बना के, और उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता डालना है जहाँ तक उसकी हमें थिकनेस चाहिए। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स, प्लीज़ आटा ही सिर्फ डाल दे तो बेहतर है। कॉर्नफ्लावर से वो अजीब जेली टाइप उसका आ जाता है। एक तो ये चीज़ होती है, आटा डबल डाल लें और कॉर्नफ्लावर थोड़ा डाल दे, या कॉर्नफ्लावर ना भी डालें। दूसरी बात, आटा भुने बगैर नहीं डालना, जैसे आपने भी गाइड किया था, भुने बगैर, हाँ जी, क्योंकि जब आप उसको वैसे ही डाल देते हैं ना तो उससे कच्चा सा टेस्ट आ जाता है। तीसरी बात, आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी निहारी की दुकानों में भी ऐसे लगता है कि जैसे आप हलीम खा रहे हैं और आप निहारी नहीं खा रहे। देखिए, हलीम की कंसिस्टेंसी फ़र्क है, निहारी की फ़र्क है। निहारी को गुतावा नहीं बनना चाहिए। निहारी का सालन जो है वो शोरबा ही मज़े का होता है, लेकिन इतना डालें कि इतनी थिकनेस हो कि नान से आप उठा सके, इतना ना हो कि ऐसे जेली के पीसेस बन रहे हो। बिल्कुल। और उसके बाद जो है हमने ऑयल निकाला हुआ है, फिर जब ये पक जाएगा, जो ऑयल निकाला हुआ है वो डाल देंगे और हल्की आंच कर देंगे, और फिर एक प्याज का जो है वो घी में तड़का लगा दें और वो डाल दें, और बस 5 मिनट से 10 मिनट दम पे रखें और उसको सर्व कर दें नान रोटी के साथ, जिस तरह भी चाहते हैं। ऑसम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। आज निहारी पक रही है सेट पे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हड्डियों के मसाइल की। व्यूअर्स, आजकल इतने ज़्यादा जॉइंट्स के प्रॉब्लम लोगों को हो रहे हैं, चाहे गिट्टे गोडों में पेन हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे आर्थराइटिस हो। ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है, ऑस्टियोपीना क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ये सारी चीज़ें, बहुत सी टर्म्स हम सुन रहे हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है
ये है क्या और इनका इलाज क्या है और किस तरीके से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। क्या आपको पता है व्यूअर्स कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा ख़वातीन को ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हड्डियों के जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, और ये बड़े इजीली अवॉइड हो सकते थे अगर बचपन में और यंगर ईयर्स में अपना सही तरीके से ख्याल रखा होता। इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था कि गिट्टे गोडों की बात करेंगे, लेकिन गिट्टे गोडों की जब हम बात करते हैं तो आजकल बार बार आपको सुनने को मिल रहा है कि वो जी फलां खातून उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या उसको आर्थराइटिस हो गया, या उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई है, या पता नहीं वो एक बोन स्कैन होता है उसमें पता चला कि हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। वेरियस किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन हड्डियों में इतने मसाइल क्यों हो रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें गाइड करने के लिए आज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, एसोसिएट प्रोफेसर एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल एडवाइज़र टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे साथ डॉक्टर ममरेज़ नक्शबंद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बात बताएं, गिट्टे गोडों के मसाइल होते क्यों हैं? मैं बड़ी ही बेसिक लेवल पे बात शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हो जाते हैं तो हर बंदा बैठ के पिट रहा होता है कि आय हाय बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ये होते क्यों हैं? सो ये काफ़ी एक जनरल क्वेश्चन है। मैं एक जनरल चीज़ जानना चाह रही हूँ कि हड्डियों के जॉइंट्स के प्रॉब्लम होते क्यों हैं? इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। इन पर्टिकुलर हमारा जो ये साउथ एशियन पॉपुलेशन बेस है, इसमें नी आर्थराइटिस या गिट्टे गोडों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं जो पेशेंट का वैसे ही विद एजिंग प्रोसेस उनका ये वेयर एंड टेयर है, जैसे हमारी स्किन होती है, हमारा हेयर वगैरह वेयर एंड टेयर होता है एज ही गेट इनटू, अगर आप 50-60 साल के बाद आपकी एज हो जाए, ऐसे अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है, आपके जॉइंट्स की जो स्मूथनेस वगैरह कम हो रही होती है। सो दैट इज़ जो हम उसको चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें इन पर्टिकुलर आपकी एक्टिविटी है, मेन चीज़ ये होती है, और आपका वेट होता है। सो जितना आप खुराक का कितना अमल दखल है हमारी हड्डियों से? खुराक का डेफिनेटली है, लेकिन वेट और एक्टिविटी का ज़्यादा है। अच्छा। खुराक में आपको खुराक में एक तो ब्रॉडली एक तो है विटामिन आपकी पूरी इनटेक हो रही है कि नहीं, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके मसल्स वगैरह के पूरी इनटेक और नरिशमेंट हो रही है कि नहीं। बट अदरवाइज इट कम्स बैक टू यू नो योर आपकी कितनी एक्टिविटी है और कैसा है। क्योंकि डॉक्टर ममरेज़ आप पहली दफ़ा शो पे आए हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी पे जाके उसके बाद फिर आज का टॉपिक जो ऑस्टियोपोरोसिस है उस पर बात आपसे करना चाहूँगी। वेरियस फील्ड्स हैं, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की एज अ डॉक्टर? एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए हर बंदे का एक वाई होता है कि मैंने इस तरफ जाना है, तो आप इस तरफ क्यों आए? That's a great question. क्योंकि आप माशाल्लाह वन ऑफ द बहुत कम उम्र में आप एक बहुत अकम्पलिश्ड और बहुत वेल नोन, मतलब लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं आपसे चेकअप कराने के लिए लाहौर। आई एम ऑल्सो अ पेशेंट ऑफ योर्स, आई हैव कम टू यू। जब मेरी कमर का इशू हुआ था ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, व्हेन आई फ्रैक्चर्ड माई बैक ऑन बोथ राइट एंड द लेफ्ट साइड। और बात ये कि व्हेन आई वॉकड इन एंड आई लुक्ड एट यू, आई सेड बट ही इज़ सो यंग, और आपकी इतनी तारीफ सुनी थी, और आपके से अपॉइंटमेंट भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो कुछ बहुत ही पैशनेट होंगे इस काम नहीं, इन द सेंस कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी वेट लिस्ट कभी कभी महीनों में भी चली जाती है फॉर सर्टेन थिंग्स। सो इस तरफ क्यों आया आप? नंबर वन, मैं बहुत कभी भी गीकी डॉक्टर नहीं था, मुझे मेडिसिन कभी मुझे पुश इन किया था, मैं हमेशा स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा रुझान था, एंड ऑर्थोपेडिक्स वेरी क्लोज टू स्पोर्ट्स, सो आई लव द स्पोर्ट्स साइड ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स एंड द सर्जरी फॉर दैट। तो वो तो मेरा वैसी मेंटली मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक स्पेशलिटी थी। मुझे नहीं सही लगता बस कि आप शरबत दे रहे हैं लोगों को, फिर फॉलो अप कर रहे हो, ठीक नहीं हो रहे। ऑर्थोपेडिक्स है इतना अमेजिंग प्रोफेशन है कि आप आता है किसी टांग टूटी हुई है, किसी का बाजू टूटा, आप उसी वक्त उसको ठीक कर सकते हो। 99% 98% आपके रिजल्ट्स होते हैं, एंड आपके पेशेंट्स बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस। लेकिन आप फॉरन नहीं कोई भी, मैंने अगेन मैं आपके पास जब आई थी तो मैंने बड़ी सोचा कि आप कोई ये करेंगे वो करेंगे, आपने बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच ली और उसी में मैं ठीक हो गई।
सो दैट इज, ये तो है ना, हर कंडीशन फ़र्क होती नहीं, है। बट पाकिस्तान में तो आपको पता है कि 1 सेकंड में काटापीटी कर देते हैं, 1 सेकंड में मैं स्टेरॉइड हाँ, का इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं 20 साल बाहर था। सो मैं यहाँ स्कूल से, लाहौर से मैं 20 साल बाहर रहा हूँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस। बेसिकली वो उसकी आई एम ग्लैड इन अ वे कि वो इंस्टिल हुए हैं, वो जो the ethics of doing things and to do things properly, और evidence, हर चीज़ evidence based है। Life is all about evidence based practice. So वो जो international practice है वही हम इधर करते हैं। So इसमें ये हर बंदे को ऑपरेशन नहीं उसमें होता। ठीक है, सो एक आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन थी इस तरफ, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल और बाहर के मसाइल तो फ़र्क है। जितना ऑस्टियोपोरोसिस पाकिस्तान में है ख़वातीन को, उतना मेरे ख्याल से कि दुनिया में नहीं होगा, साउथ एशिया में कम से कम जितना। चले पाकिस्तान, इंडिया इस एरिया को पकड़ लेते For हैं। sure. क्यों? अच्छा। एक तो ये है क्या? एक तो ये है क्या, एग्जैक्टली। सो ऑस्टियोपोरोसिस एक तो बहुत जनरली एंड मिसडायग्नोज्ड है। हर बंदे को आप किसी भी डॉक्टर के पास या वैसे ही किसी अपने होता नहीं है फैमिली वगैरह, वो कहते हैं जी तुम्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वो एक्चुअली अ लॉट ऑफ द टाइम्स नहीं होता। उसका एक डायग्नोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का हमें कंफर्म कैसे होता है, उसको कहते हैं डेक्सा स्कैन। एक एक्सरेज होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे लेते हैं, सिंपल सा टेस्ट होता है, उससे कंफर्म हो जाता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस लिटरली मीन्स कि आपकी जो हड्डी की क्वालिटी है वो थिन हो गई, हड्डियों का भुरभुरापन। भुरभुरापन, एग्जैक्टली। सो बेसिकली इसका मतलब है कि आपको वो इट मेक्स यू प्रोन टू फ्रैक्चर द बोन। दैट्स द मेन इशू विद ऑस्टियोपोरोसिस, के अंदर से हो रही है, थिन हो रही हैं हड्डियाँ, और खुदा ना खासा छोटी भी कोई ट्रॉमा, थोड़ा गिर जाए, कुछ ट्विस्ट हो जाए तो टूट सकती है हड्डी। सो वो थिनिंग है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत फ़र्क है। ऑस्टियोपोरोसिस दर्द है सच आपको नहीं देता। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है आपके जोड़ों का चिकनाई कह लें, स्मूथनेस खत्म हो रही है, उसमें नीज सबसे पैरामाउंट होते हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं। सो दीज आर टू वेरी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अच्छा, ऑस्टियोपीना क्या होता है? एक ऑस्टियो- ऑस्टियोपोरोसिस हाँ, सुना हुआ है, एक बड़ा पढ़ ऑस्टियोपीना के सुना है, और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये ऑस्टियो के साथ मिल जाता है तो लोग सबको एक ही मिक्स कर देते हैं। Very true, and I can clarify this in 30 seconds. Number one, osteopenia means again what Oh, osteopenia. Osteopenia means it's a Latin, so osteobone, penia means less of. ठीक है, और इसका मतलब है कि basically आपकी बोन में जो आपकी नॉर्मल डेंसिटी पहले थी वो नहीं है, उससे कम हो रही है। इट्स अ बैकड्रॉप कि अगर वो और कम होती रहेगी तो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा, 2.5 होता है, टी स्कोर कहते हैं, फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। फिर इसका मतलब है आपकी बोन बहुत क्रिटिकली लो डेंसिटी। ये दोनों एक ही चीज़ है, एक स्पेक्ट्रम पे है। ऑस्टियोपीनिया गोज लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस इफ नॉट मैनेज्ड एट दैट स्टेज। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स आपके जोड़ जो हैं वो दे आर नॉट स्मूथ एनी मोर, दे हैव लॉस्ट देयर कार्टिलेज। दिस इज अ बोन इशू। इससे तकलीफ बहुत होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन करता है, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा प्रिवेंशन के लिए। सो पीपल डायग्नोज के वैसे कहते हैं जी इसको भी ऑस्टियोपोरोसिस, उसको भी एक्चुअली नहीं होता, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओके, इसकी वजह क्या है? ओके, सो इट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इन वुमेन, बट बंदों में भी हो सकता है। ज़्यादा ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं एज वुमेन गेट इनटू देयर 50s। उसके बाद ना उनके हार्मोन्स गेट डिस्ट्रप्टेड, सो उसके बाद बोन डेंसिटी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, और एजिंग प्रोसेस, उससे डेंसिटी कम होती है, उसकी वजह से थिनिंग होती है। इसमें डाइट का बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, पर्टिकुलर इन वुमेन इन पाकिस्तान। क्योंकि देखिए औरतें यहाँ पे बच्चे पे बच्चा पैदा करती चली जाती हैं। दो क्या मतलब हम कहते हैं कि 3 साल का गैप होना चाहिए, लोग तो साल का भी नहीं देते। अभी एक बच्चा पैदा किया, 6 महीने बाद फिर यू आर एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट चाइल्ड, और फिर 1-2 बच्चे भी नहीं, हम बात कर रहे हैं माशाल्लाह 7-7, 8-8, 10-10 बच्चों की। और फिर उस दौरान ना तो खुराक पूरी ली, साथ-साथ बच्चों को भी फीड कराया। क्या ये एक्चुअली रीज़न है? क्योंकि ये सुनते आ रहे हैं बड़े अरसे से। अगेन यस, सो ये है ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। एज वी सेलिब्रेट ऑस्टियोपोरोसिस का हमारा रिसेंटली वो हुआ वाज वीक इन थिंग्स। ऑस्टियोपोरोसिस में इसका बहुत बड़ा फैक्टर है इन आवर सिचुएशन, इन लाइक समथिंग लाइक दिस। उनका बेचारी बच्चियां शुरू में उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। हमारे घर सिचुएशन पाकिस्तान का आप हाल देखें कि लड़कों को ज़्यादा वो फीड का मतलब अजीब तरह से लोग हाँ, मैं सदके मेरा पुत्र है मेरा बेटा बोटी खा। अच्छा, एग्जैक्टली पुत्र ने भी बोटी खा ली, शोहर ने भी खा ली, माँ ने और बेटी ने कुछ भी नहीं खाया, यही तो या उसको निरा सालन दे दिया कि बेटा इसमें डिबो के खा। वेरी सैड सिचुएशन। और ये ट्रू है, और उनको तो ज़्यादा चाहिए होता है। वुमेन नीड मोर नरिशमेंट इन अ वे इन दोज इयर्स, बिटवीन 20 and 40s, उनको ज़्यादा चाहिए। हर दूसरी बच्ची पाकिस्तान में अनीमिक है, आप देखें, उसको खून की कमी है। और शादी कितनी जल्दी हो जाती है कि दे बेली, वो भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिकॉज आप देखें स्ट्रक्चर लड़कियों के यहाँ पे, आप बाहर देखें लाहौर में, अदरवाइज दे नॉट, उनके शुरू से। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 30 के बाद ना, फॉर अ वुमन आफ्टर 30 years of age,
उनका बोन मास बढ़ता कभी नहीं है, फिर उसके बाद उनका बोन मास स्टेबल रह सकता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोन मास आपका कम होने शुरू हो जाता है। सो जितना आप उनको बेहतर नरिश करेंगे बिफोर दे रीच द एज ऑफ 30, दैट विल लास्ट देयर लाइफ टाइम एसेंशियली। तो हम तो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे एक तो दिया नहीं जाता खाने को, और ऊपर से बच्चियों को, क्योंकि ये दिमाग में कीड़ा होता है कि हमने शादी करनी है, हमारी आगे शादी है, तो 14, 15, 16 साल की उम्र से लेके जिस दिन तक शादी नहीं होती वो अपने आप को भूखा मार रही होती हैं। एक तो दिस एक्सेसिव डाइटिंग ऑल्सो। आप ममरेज बाहर रहे हैं, मैंने भी एक अरसा बाहर गुजारा है। जब भी मैं बाहर ट्रैवल करती थी, मैं वहाँ पे मैं बड़ी बारीक होती थी, क्योंकि बाकी वहाँ की जो लड़कियाँ थी उसी एज ग्रुप, उसी में मेरा साइज बहुत छोटा था, क्योंकि दिमाग में एक नाज था कि आई हैव टू बी थिन। वहाँ पे ये मसाइल नहीं है, वहाँ पे सेहतमंद होना है, यहाँ पे सूखना है। वेरी ट्रू। और यहाँ पे बिल्कुल ही आपकी पर्सपेक्टिव ही फ़र्क है यहाँ पे लड़कियों के लिए। वहाँ पे आप कितनी फिट है, वहाँ पे लड़कियाँ, मैं आई वेंट टू यूनिवर्सिटी और मेरे से ज़्यादा एथलेटिक रनर्स, मैराथन्स में। हाँ, मेरी बॉसेस थी, मेरी दो जो मेरी मेंटर्स थी, देयर वर 2 वुमेन, एक जनरल सर्जन, एक ऑर्थोपेडिक, एंड दे यूज्ड टू, वन ऑफ देम डिड रेगुलर हॉर्स राइडिंग, शी वाज इन हर 60s, 60 साल की उम्र में, और दूसरी बाइक चलाती थी रेगुलर आके काम, सर्जन्स थी ये दोनों। वैसे तो उनको तो मैं एमुलेट, मतलब दे आर लाइक अनबिलीवेबल वुमेन। और कंपेयर टू हियर आई थिंक हमारा पूरा एक फिलॉसफी चेंज होने वाली है, और ये अवेयरनेस लाइक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब आपने जैसे कि खुद कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस में तो दर्द नहीं होती, तो फिर पता कैसे चलता है कि आपको है? और आप इस जैसे हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, ये हमारा स्लोगन है पिछले 18 साल से इस प्रोग्राम पे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। सो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं चल रहा, आप उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? अच्छा, इसका मैं अगर मतलब तशखीस कैसे करें कि आप मोटा मैं बताऊं, नंबर 1 एक्सेप्ट कि ये होना है, ठीक है, ये पोस्ट मेनोपॉजल एरिया रेंज में जाके 50s में ये होना है। अच्छा, मेनोपॉज के बाद या पेरी मेनोपॉज में शुरू होता है? नहीं, ज़्यादा उसके बाद होता है, बिकॉज आपके हार्मोन्स लेवल्स के चेंजेस आते हैं। बट ये आपको नंबर 1 यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, प्रिपेयर योर डॉटर्स, प्रिपेयर योर गर्ल्स फॉर के शुरू से ही उनकी न्यूट्रिशन बिफोर देयर एज, एज वी डिस्कस 30, आप उनको ऑप्टिमाइज करें कि उनका बोन मास बहुत अच्छा हो, रेजर्वायर बहुत अच्छे हो, न्यूट्रिशन आप ऑप्टिमाइज करें कि एक्टिविटी, जितना वज़न पड़ता है ना जोगन बोन के ऊपर, उतना बोन खुद अडेप्ट, जैसे मसल नहीं होता, मसल को आप जितना मर्जी रेप्स, आप जिम वगैरह जाते हैं जब हम, जितना हम उसको यूज़ करते हैं उतना मसल बढ़ता है। ऐसे ही बोन अंदर से यही कह रही होती है। बोन इज़ एन अलाइव ऑर्गेनिज्म, हम भूल जाते हैं बोन एक जिंदा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इट्स नॉट जस्ट कि बस ये लकड़ी तो नहीं है, मतलब इट कीप्स ऑन रीडेवलपिंग एंड रीमोल्डिंग एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो जितना आप वज़न डालेंगे, जितनी एक्टिविटी, ये नहीं होता। अच्छा, एक और 2-3 मिसकंसेप्शन कि जी मैं जी घर के काम बहुत कर लेती हूँ, वो ऐसे, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू एक्सरसाइज, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड देन यू हैव टू कीप योर वेट डाउन। ये नहीं कि आप जैसे शादी से पहले डंडी बाद में आपका वेट बढ़ गया, यू हैव टू कीप योर वेट इन चेक बाय कि आपने चलना फिरना, अपने एक्टिविटी रखनी है, एक एक्सरसाइज का टाइम देना, रात दिन कि आप उसको वाइट वॉश कर दें कि जी मैं घर के काम कर मेरा हो जाता है, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर आप ये ट्रैकर पहने कोई स्टेप्स देखें, या तो फिर आप घर का वो वाला काम करें जैसे पहले होते थे कि पोछा भी आप खुद लगा रहे हैं, झाड़ू भी आप खुद लगा रहे हैं, आप ऊपर नीचे सीढ़ियों से जा रहे हैं, आप ऊपर कपड़े भी खुद ही जाके डाल रहे हैं। अब गैजेट्स का ज़माना हो गया है, हर चीज़ जो है वो आसान हो गई है, तो वो कौन सी, वो हमारी नानियाँ दादियाँ बहुत एक्टिव खवातीन थी, 100 साल तक भी जीती थी। दूसरा इसमें नानी तो बात है, हमारी डाइट बिल्कुल और खुराक देखें उनकी ऑर्गेनिक, अमेजिंग, लाइक कंपेयर टू जो वो खाती थी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा तो कोई डाइट है ही नहीं ऑर्गेनिक, और आर्टिफिशियल सी हमारी सिंथेटिक, हमारी वी हैव टू बी, हम बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। अब ये देखें, ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो 20 साल अपनी ज़िंदगी के बाहर गुजार के पाकिस्तान आए वापस रिसेंटली, ठीक है ना, 20 साल एक बंदे ने बाहर गुजारे, वो फिर भी वही बात कह रहे हैं कि देसी चीज़ों की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, और हम वेस्ट की तरफ भागते हैं ये सोच के कि डब्बे वाली चीज़ वेस्ट रेकमेंड करता है, जबकि वेस्ट ने छोड़ दिया ये सारा कुछ। मैंने क्या कहते हैं 4 इयर्स हो गए हैं, यानी कि इस 19 सितंबर को 5 इयर्स, और मैंने जो है वो इसका इलाज डॉक्टर से डायग्नोस किया डॉक्टर साहब ने, और मेडिसिन भी मैंने खाई, लेकिन उसके बाद मैं हर्बल पे आ गई हूँ। मुझे कभी कभी पेन होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी एक्सरसाइज भी करती थी। शायद आपको पता होगा कि वो जिम था एक, जो एक बेड पे लेट जाते थे, वो आपका डॉक्टर था, और वो उस पर वो रिवॉल्व होता रहता था,
ये कोरिया ने वो जिम बनाया था और वो मशीनें भी काफ़ी, वो बेड था, एक बेड पे लेट जाते थे, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा उसकी भी मैंने वो एक्सरसाइज की है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कभी लेटी नहीं हूँ, मतलब कि मुझे दर्द हो रहा है मैं बस लगी रहती हूँ, लगी रहती हूँ। आपका सवाल क्या है नूर जी? तो L4 L5 का जो मुझे मसला है, अब वो मुझे कभी कभी पेन होता है, तो लेकिन ये मैं हर्बल चीज़ें खा रही हूँ तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है। तो आप क्या कहते हैं कि वो मुझे अपनी मेडिसिन भी जारी रखनी चाहिए या? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब। ये हमारे यहाँ एक है नॉट प्रॉब्लम, बट एक ये सोच है कि भाई अगर होम्योपैथिक से मेरा, होम्योपैथिक मेडिसिन से या आयुर्वेदिक मेडिसिन से मेरा इलाज सही चल रहा है। अच्छा, बहुत से लोग जाके पहलवान के पास भी जाते हैं और दूसरे लोगों के पास भी जाते हैं बॉडी मैनिपुलेशन के लिए, जिसको हम देसी फिजियोथेरेपी का भी नाम देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि अब पेन कभी कभी होती है बट मैं देसी इलाज तो कर रही हूँ, तो क्या देसी के साथ दूसरा मेडिकल इलाज भी कंटिन्यू करना चाहिए? देखें, अगर जो भी आपके लिए काम कर रहा है, मैं तो ये कहता हूँ, मैं काफ़ी इंक्लूसिव हूँ ऐसी चीज़ों में कि मैं दो बाकी चीज़ों को भी देखता हूँ। अगर आपके लिए वो काम कर रहा है तो उससे आप अपना मैनेज करें। कहते हैं व्हाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तो बेसिकली अगर वो चल रहा है तो आप वही करें। जी 5 इयर्स हो गए मैं वही खा रही हूँ। L4 5 जो होती है ना, इन पर्टिकुलर वुमेन 40s 50s में आके सबसे ज्यादा वो लेवल तंग करता है। जी मोरे जिसे बोलते हैं, और वो L4 5 में ना दब गए थे जब उन्होंने एक्सरे किए हैं ना, तो उसकी वेन्स अंदर ये नॉट, ये बड़ा कॉमन होता है। आपने अपने आप की वही एक्टिविटी, एक्सरसाइज, इसके लिए पिलाटेस, जो योगा, दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। योगा तो नहीं किया, बाकी सब कुछ किया है। बस आप सही कर रही हैं सब कुछ। ओके नूर जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। नाउ आई वांट टू गो टुवर्ड्स अ ब्रेक, आपकी इजाजत से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब अगेन इसका डायग्नोसिस, आपने जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा था कि डेक्सा स्कैन होता है, लेकिन हर बंदा डेक्सा स्कैन तो नहीं जाके कराएगा। और अगर कोई इंसान को ऐसे ही पता चलेगा कि उसकी हड्डी टूटेगी तो फिर उसको पता चलेगा, तो कभी कभी तो बहुत बुरा नुकसान भी हो जाता है डॉक्टर साहब। कभी कभी एक तो होता है ना फ्रैक्चर हल्का सा हो गया, और एक होता है कि बहुत बुरी तरह चीज़ टूट गई और फिर कील भी लगा रहे हैं तो वो जुड़ नहीं रहा। तो कैसे पता करें कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या आप प्रोन है टू बिकमिंग समवन हु हैज ऑस्टियोपोरोसिस? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब से ये भी गाइडेंस लेंगे कि एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स बड़ी दफ़ा होता है 60-70 साल की उम्र पे जाके अम्मी अब्बा बाथरूम में गिरे तो हड्डी टूट गई, मतलब पूरी की पूरी हिप बोन रिप्लेस करनी पड़ी है, नीज रिप्लेस करने पड़े। ये इतना ज़्यादा जो होता है, इसकी प्रिवेंशन क्या कुछ, कोई ऐसी कोई फार्मूला, कोई ऐसी गोली, कोई दवाई? ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ममरेज नक्शबंद हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एट द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल एडवाइज़र टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू PCB। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी एडवाइस शेफ़ नूर को दी। अक्सर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि नहीं, हमने जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी एलोपैथिक ने वही लेनी है और कुछ नहीं करना। द फैक्ट दैट आपने बाहर से इतना वक्त गुजार के आने के बाद आपका ये ओपिनियन है कि भाई दोनों चीज़ें साथ लेके चल सकते हैं आप। अगर देसी इलाज भी आपके लिए वर्क कर रहा है तो टेक इट अलॉन्ग, लेकिन एक देसी इलाज मैनिपुलेशन वाला भी तो है ना। एक देसी इलाज वो भी तो है कि किसी ने कहा कि मुझे मोच आ गई है। अब शेफ़ नूर, आपने कितनी दफ़ा ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे किसी के पाँव में मोच आई, वो गए किसी के पास, पहलवान, वो जो पहलवान आई थिंक उनको बुलाते हैं, उन्होंने किया और वो उल्टा हड्डी टूट गई। सो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। Absolutely. तो फिर कैसे बंदे को पता चले कि आप राइट पर्सन के पास जा रहे हैं? एक तो है मैनिपुलेशन, सर्जरीज को बंदा कर रहा है, को आपके जोड़ों को वो तो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल जिनकी फेलोशिप्स होंगी, जिन्होंने ट्रेनिंग की उस और PMDC से रिकॉग्नाइज्ड हो, उनसे होना चाहिए। लोग, हाँ, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ 20 से 25 साल जिंदगी गुजार दी है सिर्फ यही करते हुए। तो नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो उस पर लिटिगेशन होनी चाहिए। मैंने देखें, मैं ये सामने आपके करीब ही मेयो हॉस्पिटल में काम करता हूँ और इट्स बड़ा सैड होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। आप, मैं कहता हूँ छोटे बच्चे हैं, आप जरा के पास गए, उल्टी टांग जुड़ी हुई है जी, हम कुछ पे खास कर भी नहीं सकते उसके बाद ना। एजुकेशन होनी चाहिए। इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर भरा हुआ है, पंजाब भरा हुआ है, आप किसी मेडिकल पर्सन के पास तो पहले जाए, उनसे ओपिनियन तो ले। सो आई एम नॉट वेरी फोर्थ कमिंग विद दैट के एंड ऑल्सो व्यूअर्स, जो भी आप खुराक, चाहे आपको होम्योपैथ भी दे रहा है, ये पूछ जरूर लें कि उसके अंदर है क्या।
क्योंकि देखिए कभी कभी एक चीज़ आपको इनिशियली कोई शायद अच्छा रिजल्ट दे भी रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके लिए वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। अब डॉक्टर साहब बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोग ले रहे हैं आजकल, बहुत से लोग वेट लॉस का एक इंजेक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं, उससे लोगों की बोन डेंसिटी का बेड़ा गर्क हो रहा है, राइट? सुना है उस पर गुर्दों के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं और जिगर के भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कुछ सामने आ रहे हैं। जो नई चीज़ आती है हर बंदा उसकी टो में लग जाता है, ये नहीं देखता कि उसके असरात आपके जिस्म पे क्या होंगे। चले अगर डायरेक्टली नहीं भी इफेक्ट कर रहा तो उससे आपको भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खा रहे, आप जब खुराक नहीं ले रहे और आपके सिस्टम में किसी किस्म का कैल्शियम विटामिन डी का कख नहीं जा रहा तो हड्डियाँ तो कमजोर होंगी ना डॉक्टर। तो 1+1 2 तो बन ही जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन कह लें आप, बिल्कुल है इसके। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की तशखीस डेक्सा तो चले स्कैन हो गया, लेकिन वो तो टूटने के बाद ही होगा ना। नहीं, टूटने डेक्सा पहले कराना चाहिए, इसलिए तो आपको तो वही तो कह रही हूँ कब और मैं कैसे? कह रहा हूँ जिस एवरी वुमन in their 50s should get a DEXA scan. Simple as Okay. that. It's very simple. एक simple सा और एक X-ray दफा है। जिंदगी में कराना है या हर वो कहते हैं हर 3 साल बाद, आप हर 5 साल आप एक दफ़ा तो कराएं ना, पहले देखें क्या सिचुएशन है। अगर ऑस्टियोपेनिया की तरफ, थिनिंग की तरफ जा रहा है, आप 3 साल बाद फिर से करवा लें, लेकिन सबको करवाना चाहिए। बाहर के मुल्कों में यही होता है, DEXA स्कैन इज़ अ वेरी एक्सेप्टेड, एक जैसे मैमोग्राम्स हो गए वगैरह, DEXA स्कैन हमारी तरफ से हम रिकमेंड करते हैं, आप इन द 50s में कराना चाहिए सबको। बड़ी सिंपल बात करूँगी व्यूअर्स, जैसे कि हम कहते हैं कि मैमोग्राम, ये हम छाती की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, इन चीज़ों से इंसान बहुत आसानी से अपने आप को बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम से बचा लेता है, या इलाज आपका जल्दी हो जाता है, यानी कि तकलीफ भी आपको कम होती है। अब डेक्सा स्कैन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग क्यों नहीं कराते कि खैर है, एक्चुअली जब तक हम मसले में नहीं पहुंचते तब तक हम उसकी तशखीस नहीं कराते। अच्छा, तशखीस हो भी जाए तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके? राइट, सो पता लग गया कि हाँ ये बोनिंग थिन हो रहा है, इसके लिए हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, विद मेडिसिन। आपने अभी तो कहा था कि 30 के बाद हड्डी और नहीं वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकते हैं। Okay. समझ रहे, एक तो है कि डेंसिटी आपकी जो बन चुकी है उसको मेंटेन कम हो जाए, उस वापस डेंसिटी की तरफ लाने के लिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये टेस्ट जो होता है ना डेक्सा स्कैन, होता है ये है कि आप 30 साल की उम्र के वापस अपनी पॉपुलेशन बेस में वापस लेके जा सकते हैं उसको कि नहीं। उसमें प्रोडोमिनेटली सप्लीमेंट्स का रोल होता है, विटामिन D3 लेवल्स, कैल्शियम आपका कैसा है, अदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, मल्टीविटामिन्स, और होता है बिसफॉस्फोनेट्स, एक मेडिसिन होती हैं बिसफॉस्फोनेट्स, वो बनी इसलिए हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए। सो दे आर देयर फॉर यू नो कि वो आपकी डेंसिटी को वापस लेके उसको स्टेबलाइज करे, ताकि स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि वापसी है। बिल्कुल है, लेकिन वापसी है। ओके ना, इसके साथ साथ एक और बड़ा जो मुझे चीज़ हमेशा कंसर्न करती है, लोग कभी कभी एक चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लाइक हमारी एक दोस्त ने कैल्शियम डेली लेना शुरू कर दिया, तो उसके अजीब अजीब जगहों पे कैल्शियम के डिपॉजिट्स बनने शुरू हो गए। तो जो लोग अभी देख रहे हैं, एक डिस्क्लेमर के तौर पे, जस्ट बिकॉज आपको कंसर्न है कि आपकी बोन डेंसिटी कम ना हो जाए 50s में जाके, तो अभी से लोग कैल्शियम फकना शुरू कर दें, वो भी प्लीज़ क्लियर कर दें डॉक्टर साहब। ये नहीं होना चाहिए। आपको जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही डोसेजेस लेनी चाहिए, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसके और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा कैल्शियम इन पर्टिकुलर, विटामिन D भी आप ले लें, विटामिन B12 को ओवरडू कर दें। सो जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब, उसमें ना बीच में ब्रेक्स भी होने चाहिए। सो आप जैसे 3 महीने के लिए लेती हैं, डब्बी खत्म होती है, यू वेट फॉर अ मंथ और 2, थोड़ा सा इंतजार कर, फिर से आप ऐसे लेने शुरू करते हैं, लेकिन आपको अपने फिजिशियन से डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, ये नहीं कि परपेचुअली आप हमेशा के लिए ले रहे हैं। ये बात अगेन आपकी बात सही, और रिस्क डाल सकता है आपको। अब आप कैल्शियम रिच चीज़ें ले रहे हैं कि आप ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करें, उसके साथ और कौन सी चीज़ को लेना ज़रूरी है? विटामिन D की जैसे मैंने बात की, क्या विटामिन D इतना अहम है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के? एब्सोल्युटली, वो है ही मेन चीज़। विटामिन D3 जो उसका एक होता है, इसका प्रोडक्ट होता है, वो होता है, वरना आपका कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होता। विटामिन D3 उसमें क्रिटिकल, और एज अ पॉपुलेशन इसमें बहुत स्टडीज़ आ चुकी है। उसको लेने का तरीका बताएं। हाँ। क्योंकि बहुत से मामलात हैं। ठीक है। कुछ लोग डेली की छोटी गोली ले लेते हैं विटामिन D की, D3 की, कुछ लोग वो एक कैप्सूल जैसा होता है वंस अ मंथ का, वो वंस अ वीक ले लेते हैं, कुछ लोग महीने में एक दफ़ा। क्या करें पाकिस्तान में? अब देखिए लाहौर में जैसे कि आपको भी पता है कि स्मॉग और ऊपर से फिर फॉग वाला भी सीज़न आ गया, तो वो विद दैट तो धूप तो किसी को नहीं मिलनी अगले 3 महीने। सही बात है, या 2 महीने। सो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, एवरी 2 वीक्स आप ले लें, जैसे 50,000 IU यूनिट्स का ना, आपको एवरी महीने में 2 ले लें कैप्सूल्स। अब मिलते हैं इसके, फ़र्क ब्रांड्स होते हैं,
उससे आपका मेंटेन रहता है विटामिन D3 लेवल्स। यू कैन टेक अ डेली डोज, कई लोग लेते हैं मिक्सचर मल्टीविटामिन्स में कंबाइन होता है, वो अलग, फिर यही 2 रूट है। अगर आपने इजी करना, आप ज़्यादा नहीं ले रहे कैल्शियम विटामिन B डेली नहीं ले रहे, फिर आप हर 2 हफ्ते बाद 1 ले लें, दैट्स वो मेंटेन रखता है आपके विटामिन D लेवल्स। ओके, सो एंड में ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब मैं स्विच ओवर करना चाहती हूँ। जनरली जो इस सीज़न में आपको पता है सर्दियों में गिट्टे गोडों में बड़ी पेन होती है, वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस को क्लोज करते हुए आप क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस बहुत मिसडायग्नोज्ड है। ऑस्टियोपोरोसिस का ये मतलब नहीं आपको पेन्स हो रही है जॉइंट में। ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी एक प्रोसेस होता है जो इन वुमेन अफेक्ट करता है इन द 50s एंड 60s, और हमें इसके लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए DEXA स्कैन से, और हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए अच्छी न्यूट्रिशन फॉर द यंग वुमेन लाइक वी डिस्कस्ड, और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट आपको एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से लेनी चाहिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए, कि बाद में फ्रैक्चर्स और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि सीजनल चीज़ की भी बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सर्दियों में इतनी एक्स एंड पेन्स क्यों होती हैं, और लिटरली लगता है कि जैसे हड्डी के अंदर दर्द हो रही है। आई एम श्योर कि शेफ नूर को भी स्पेशली सर्दियों के टाइम के अंदर ज़्यादा दर्द उठती होगी, तो ये क्या कहानी है, हड्डियों की क्या पुरानी दर्द ये है? बड़ी पुराना, ये एक पुरानी सेइंग है, बड़ी इंग्लिश सेइंग, मैं उर्दू में कहते, लेकिन क्या होता है कि ओल्ड वाइफ्स टेल कह लेना, कि आपको ना पता लग जाता था कि वेदर चेंज होने लगा है, ये विक्टोरियन एरा, एग्जैक्टली बिफोर द वेदर चेंजेस है ना, ये बड़ा पुराना एक सेइंग है, बड़ी विक्टोरियन एरा की। सो यस यू करेक्ट। क्या ये मेडिकली सच है या ये एवं ही शेख चिली? मुझे नहीं पता कितने सच, लेकिन द थिंग इज ये हमेशा से रहा है, मैं यही कह रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट कि सर्दियों में ज़्यादा एक्स एंड पेन्स होती हैं जॉइंट्स में, इन पर्टिकुलर आपकी नीज एंड सर्टेन अदर जॉइंट्स। ये यूजुअली, एंड यू नो अगेन वुमेन, मेन एज वेल, women are 4 times as likely to get knee arthritis than men, basically 4 गुना ज़्यादा टाइम होता है उनका knee arthritis का। ओके, यूजली नीज अगर हम उसको ले लें, ये होता है आपकी जो कवरिंग होती है, दिस जस्ट गिविंग एन इंडिकेशन, जैसे मैं लोगों को बताता हूँ अपने पेशेंट्स वगैरह, इट्स लाइक आपका दांत की कैपिंग नहीं होती, जब दांत की कैप, एग्जैक्टली आपका वो जब थिन हो जाता है, वो दांत आपस में लगता है तो बहुत दर्द होती है। भाई पानी पियो तो चीखें निकल जाती हैं। एग्जैक्टली, सो ये भी इन अ वे आप उसको एक बड़े स्केल पे ले जाएं कि इसकी कवरिंग कम हो रही है, और आपको पहले पता लगने शुरू होता है कि यू नो द बोन्स आर गेटिंग अ बिट, कि आपस में करीब आ रही हैं। सो ये यूजुअली ऑस्टियो आर्थराइटिस की होती है। आर्थराइटिस मीन्स पेन है ना बेसिकली, सो वो ऑस्टियो आर्थराइटिस पेन कॉज कर रहा होता है। एंड देन बोन हेल्थ के लिए जनरली अपनी हड्डियों को, गिट्टे गोडों को सर्दियों में अगर आपने पेन फ्री रखना है, पुरानी अगर इंजरीज भी हैं, जैसे कि यू नो बैक में कभी कोई एक्चुअली कोई चीज़ टूट गई, और अगर नहीं भी टूटी तो बड़ी बुरी तरह आपके बोन ब्रूज हुई है वो, तो यूजुअली अगले साल उठती है दर्द, उसमें पता नहीं क्या है डॉक्टर साहब, मैं पर्सनली भी महसूस किया कि उठती है दर्द। तो अपनी बोन हेल्थ को हर इंसान कैसे अच्छा रख सकता है? आपने कुछ तो इस पे टच अपॉन किया शुरू में, मैं चाहूंगी कि अब आप इन डेप्थ हमें बताएं स्टेप बाय स्टेप। बोन हेल्थ एक्टिविटी, ठीक है ना, एज मच एक्टिविटी एज यू कैन। अपने मसल्स को आप टोन रखें, अपने वेट को आप कम रखें। इन इफेक्ट हम क्या करें, एक तो जेनेटिक्स हैं, वी कांट गेट आउट ऑफ जेनेटिक्स, वो तो हम बात साइड पे होगी, ठीक है, जो हम कर सकते हैं, कई फैमिलीज में रन करता है ना, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन अपने जितना आपके कॉर्ड्स वगैरह मसल स्ट्रांग रहेंगे, जितना आपका वेट कम रहेगा, लोड आपका जोड़ों पे, इट्स कॉमन सेंस, दैट्स व्हाई आई लव ऑर्थोपेडिक्स। वापस बात आ रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जोड़ों पे कम लोड आएगा, जोड़ कम वेयर आउट होंगे, जितना आप एक्टिविटी फ़र्क, फिर आप वो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन में आते हैं, ओवरडू ऑफ स्टेज ना करें, कोशिश करें वो ना करें। मैं वही आपसे भी पूछने लगी थी, आपने कहा ना जैसे पिलाटीज को आपने कहा, योगा आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे लोग भी तो है ना जो सुबह भी जिम जाते हैं और शाम को भी जिम जाते हैं क्योंकि हमने हेल्दी रहना है, तो वो भी तो एक और देखिए जिम बेशक जाएं, देखिए जो जिम जाएं, जिम आप मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहे जाएं, लेकिन सर्टन थिंग्स जैसे रनिंग ऑन द ट्रेडमिल नॉट रियली रिकमेंडेड एट दीज डेज, ठीक है, फ्रॉम नी सर्जन्स कि आप अच्छे जूते पहन के आप वॉकिंग लाइट जॉगिंग कर लें, लेकिन ट्रेडमिल पे आपको आइडियली नहीं भागना चाहिए इतना लॉन्ग डिस्टेंसेस। और अब भागना है तो रनिंग वैसे ही नहीं करनी चाहिए ट्रेडमिल पे? नहीं, रनिंग करनी, रनिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कहाँ पे रनिंग करें? यही तो बात है। क्या नरम जमीन पे करना है, क्या जैसे कि रोड होता है उसके ऊपर करना है, मिट्टी पे करना है, वॉकिंग ट्रैक्स, जो रनिंग ट्रैक्स आपने देखे होंगे ऑल अराउंड, यहाँ पे भी हैं, पार्क वगैरह के, जॉगिंग ट्रैक्स बने इसलिए होते हैं रनिंग के लिए कि वो आपका वो इम्पैक्ट कम लेते हैं। जिम एक्टिविटी भी है, कई चीज़ें नहीं होती, जैसे आप जिम
जंपिंग जैक्स हो गए, यहाँ पे लंजेस बहुत तो वो आप स्ट्रेसफुल, मैट के ऊपर करते वो हैं? मैट पे यहाँ पर वो उनको ज़रा ना करें, यहाँ पर कम करें, या वेट ना उसमें यूज़ करें कई चीज़ों में, कि इम्पैक्शन जो है नी का वो कम हो। ठीक है। ये बहुत जनरल चीज़ें हैं। एक्टिविटी के बाद और बहुत ज़्यादा स्क्वाटिंग, कई आपको अनफॉर्चुनेटली कभी कभी 50s वगैरह में आके यू हैव टू लाइक प्रे, यू नो, सिटिंग नमाज करना। इफ द डॉक्टर्स रिकमेंडेड कि यार आप नहीं नीचे स्क्वाटिंग ना करें, यू नो सिचुएशन और ख़राब होएगी, तो यू कांट डू इट। और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टेज वगैरह को अवॉइड करें। सो दीज आर द वंस। फिर ये तो एक्टिविटी पे आ गए, फिर आ जाते हैं सप्लीमेंट्स पे। इफ यू टॉकिंग अबाउट द, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आजकल इतनी दवाइयाँ फाक रहे हैं, कैल्शियम भी ले रहे हैं, D3 भी एवरी कपल ऑफ वीक्स एंड मंथ्स ले रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आपने मल्टीविटामिन भी फाक रहे हैं, खवातीन कोलेजन भी ले रही हैं, मर्द औरत दोनों बायोटिन भी ले रहे हैं, B12 भी ले रहे हैं, मतलब कुछ रह नहीं गया। नीचे निकल रही हैं। सो ये भी अगेन मेडिकल आपके प्रोफेशनल जो आपको करता है प्लान आपका, यू शुड फॉलो दैट। यू कैन आस्क, आप न्यूट्रिशनिस्ट से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैं आप अगर जोड़ों पे आ जाए ना, अब हम उससे आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, टर्मरिक, ठीक है, हल्दी इज एक्चुअली, हाँ, इट्स सपोज इट इज़, ये मेडिकली रिकमेंडेड है इन लॉट ऑफ प्लेसेस। जर्मन्स वगैरह तो इसके कैप्सूल्स बनाते हैं हल्दी के, वीकेंड हम अपने मिलते हैं यहाँ पे हाँ। पाकिस्तान में भी अब So, वो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आ गया फिश ऑयल फ्लेक्स सीड्स। क्या डेली लेनी है हल्दी? वो देखें, अब कहते हैं आधा चम्मच आप लेकर अपने वैसे ही लेना है, मतलब कैप्सूल बताते हैं 1 डे का होता है। फिर फ्लेक्स सीड्स, LC इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी उनको एक इफेक्ट देता है, कई लोगों को बहुत फ़ायदा होता है लेकिन ना नूर जी, देसी चीज़ें करनी है तो ये देखें, देसी में सबसे बेहतर तो खुराक है, सबसे ज़्यादा शिफा तो है ही खुराक मैं में। खाती हूँ उसकी पिनिया बना के, और वो भी चिया सीड भी कहते हैं बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं। चिया सीड्स के बारे में क्या? चिया सीड्स भी, हाँ, मुझे इतना ये, लेकिन कई लोग कहते हैं फ़ायदा होता है। बैजल सीड्स पाकिस्तान में होते हैं, बैजल सीड्स, तुख्मलंगा, तुख्मलंगा जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें ये अमेरिकन एकेडमी की कई गाइडलाइंस में आता है। मतलब दे आर नॉट, ये एम ही नहीं हम कह रहे, मतलब ये और यू नो कि आउट ऑफ द ब्लू, ये एक्चुअली इसमें है थोड़ा एविडेंस। सो खुराक भी हो गई, सप्लीमेंट्स भी हो गए, एक्सरसाइज भी हो गई। लेकिन एक सवाल जो मेरा हमेशा रहता है कि लोग कहते हैं कि एक दफ़ा किसी भी एरिया की सर्जरी हो जाए, कोई हड्डी टूट के जुड़े, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना इस पर। ये ज़रा मुझे बता दें, आखिरी एक मेरा जो मेन सवाल है कि जब कोई चीज़ टूट जाती है या कोई चीज़ डिसलोकेट हो जाती है और वो वापस आप उसको कर लेते हैं और वो हील हो जाती है, क्या उस पर आप पहले जैसा प्रेशर डाल सकते हैं फिर से? बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर सही तरह फिक्स हुई है। हम तो इनकरेज करते हैं। हमारा फ्रैक्चर हील ही तब होता है जब आप ज़्यादा उस पर आहिस्ता आहिस्ता वेट, कभी कभी आप 4-6 हफ्ते के लिए रहने देते हैं, जितना वेट डालते हैं अगेन हड्डी स्ट्रांग होती है, तो वेट आपको इनकरेज करना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन इन लॉट ऑफ वेज होता है। किसी की नी टूट के नी रिप्लेसमेंट हुई तो बिल्कुल ही लोग छोड़ देते नहीं, हैं, ये गलत है, ये हिलना conception जुलना, और सही फिर नहीं है। वो लोग जो पहले थोड़ा बहुत भी चल रहे थे वो लिटरली बिस्तरे में पड़ जाते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, आपको एक गाइडलाइंस देनी चाहिए, लिखी हुई गाइडलाइंस, और वर्बल के यार आपने ये इस तरह चलना है, इतना बेंड करना है, लेकिन यूजुअली जितना आप उसको यूज़ करेंगे ना उतना बेहतर होएगा आपके लिए लॉन्ग टर्म। सो व्यूअर्स, आई होप कि जो मेन आपके कुछ कंसर्न्स एंड सवाल थे, कोशिश की कि उन सब क्वेश्चंस को कवर करें जो आप लोग भी भेजते हैं। मज़ीद अगर कोई सवाल है डॉक्टर ममरेज़ के लिए तो इंशाल्लाह हम इनको फिर मज़ीद और तकलीफ़ देंगे ताकि आएँ और हमें गाइड करें। डॉक्टर साहब, एंड में आप कोई पैगाम व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बस कि ये बहुत फ्रॉम अ ऑर्थोपेडिक सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन डायग्नोसिस हैं। बहुत इसमें कोई, अगर ये आपको हो भी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना हमारा काम होता है कि वी फ्रॉम द लिटलस्ट ऑफ सिम्टम टू ज़्यादा हम उसको जो हम डे एंड एज में अब रहते हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी एक्टिविटी, आपका वर्क, आपकी फैमिली इफेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राइजिंग डिवोर्स रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसकी शरह बढ़ गई है। हमने बात की तरबियत की, क्या हम अपनी तरबियत में कोई कमी कर रहे हैं? इशू क्या है? 1 सेकंड में बात डिवोर्स पे क्यों जाती है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज बात करेंगे कि पूरी दुनिया में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं।
दो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी कि हम उनसे मुलाकात करें। सबसे पहले प्रोफेसर इरफान इकबाल साहब हमारे साथ हैं। आप राइटर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। एज एन एजुकेशनिस्ट आपका 36 इयर्स का माशाल्लाह टीचिंग एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अक्सर प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब भी होते हैं ना, तो वो ज़रा हो जाता है। अभी ब्रेक से पहले भी डॉक्टर साहब थे। सो इरफान साहब ठीक ठाक हैं? सब ठीक, शुक्र अल्लाह का। इरफान साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है अरमान काज़मी ने। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा रहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमान। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपको बुलाने का एक रीज़न ये भी था कि क्योंकि आपका 36 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपकी नज़र से बहुत से यंग लोग गुजरे हैं। बहुत सा वो एज ग्रुप गुजरा है जिसके बाद बंदा कस्प पे होता है टू गेट मैरिड, सेटल्ड, फ्यूचर, और वहाँ पे इंसान को पता चल जाता है कि कौन इनमें से निभाने वाली कौम है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या पाकिस्तान में डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं? ये मेरा आप दोनों से पहला ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट इंतहाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक इस वक्त सूरत-ए-हाल बन गई है। अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो 5 साल के अंदर पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट में 35% इंक्रीज़ आया है, बहुत ज़्यादा इजाफा है। और इवन के 2023 में सिर्फ लाहौर के अंदर जो डाइवोर्स केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, वो मोर देन 24,000 है ऑन द रिकॉर्ड जो हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं हुए वो अलग हैं। और कराची की बात करें तो वो 50,000 क्रॉस कर गए। और ये सूरत हाल जो सी ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेंजरस बनती जा रही है। कभी हम सुनते थे कि यूरोप में ऐसा है, वो दीन से दूर हैं और वहाँ पे डाइवोर्स ज़्यादा है। आज तो पाकिस्तान में भी वही हालात पाए जा रहे हैं। भाई उनके से ज़्यादा, क्योंकि हाँ, बात उनसे पता है, ज़्यादा हमारा क्योंकि प्रोफेसर बढ़ने की वहाँ पे रेशो लोग ज़्यादा अब हो गई। शादी नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो बड़ा कोई 8-10 साल साथ रहने के बाद। ऐसे ही है। और और डाइवोर्स हमारे यहाँ ना तो इस किस्म के मामलात है और ना ही इस किस्म के सिस्टम है, और ये चीज़ें हमारे यहाँ कभी एक्सेप्टेबल होंगी भी नहीं। एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन हम इस वक्त तो डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा। अरमान एज ए यंग पर्सन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल, डाइवोर्स रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसमें जो वजह है ना जो बढ़ने की, वो लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, वो बर्दाश्त। जो यंग जनरेशन जो है ना, लड़के लड़कियाँ, उनमें बर्दाश्त की गुंजाइश है ही नहीं है, ख़त्म होती जा वो रही है। बिल्कुल भी बात बर्दाश्त नहीं करते। और जो उनके अंदर जो इंडिपेंडेंट होने का एलिमेंट जो आया हुआ है ना, वो बहुत डेंजरस है। सो द पॉइंट इज़, ये वाली चीज़ें जो हैं वो इंसान को, देखिए बर्दाश्त तो अपनी जगह एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि मेंटालिटी बहुत चेंज हो गई है, थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है। मैं एक थियरी आपके सामने प्लेस करूँगी, आप लोगों का उस पर मुझे ओपिनियन चाहिए होगा। मुझे ये लगता है कि हम इतने एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं, या तो हम बेटियों को अभी भी उसी तरह लेके चल रहे हैं कि आवाज़ नहीं निकालनी, चुप करके रहना है, ये करना है, वो करना है, और दूसरी हम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि अब हम लड़कियों को कह रहे हैं किसी की बात नहीं सुननी, किसी के काबू में नहीं आना, मियाँ अगर तुम्हें कहते हैं ये चीज़, उसको फ़ौरन शट अप कॉल दे देनी है। मुझे लगता है कि हम दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही है। असल में ना जो डिवोर्स की रीज़न्स है ना, उनमें सबसे बड़ी रीज़न तो हमारी दीन से दूरी है। बिल्कुल। बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम दीन के असूलों को अडॉप्ट कर लें तो मेरे ख्याल में ये डिवोर्स का मसला ही हल हो जाएगा। दूसरी बड़ी रीज़न एक आ रही है फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियली हालात जब लोगों के वीक होते हैं। इसके अलावा जो है, जो कह लें कि तरबियत की कमी, काउंसलिंग प्रॉपर नहीं की जाती। दूसरा जो मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का मिस यूज़ हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो ख़वातीन के, लड़कियों के माइंड चेंज कर रहे हैं, लड़कों के माइंड चेंज कर रहे हैं, और वो नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं। क्योंकि मुझे बात पता है किस चीज़ का चढ़ता है प्रोफेसर साहब, सारी बात औरत पे डाल दी जाती है। अब जहाँ पे लड़कियों को एक्सट्रीम पे भेजा था, लड़के भी ऐसे दोनों तरफ से ऐसे शादी नहीं हो रही कि जैसे दो दुश्मनों को आप जबरदस्ती एक बंधन में बांध रहे हैं। एक्चुअली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे ही कि जैसे दोनों शादी कर तो रहे हैं, लेकिन दोनों इस इंटेंशन के साथ निकले हैं मैं तनवा खाना। ये क्या तरीका है? उसमें Do you understand what I हाँ जी, mean, बिल्कुल ऐसी है। उसमें ना एक ये बहुत मेन चीज़ है कि मर्द औरत, लड़का लड़की दोनों है ना, उनको अपनी अपनी डोमेन भी देखनी चाहिए। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है जब आप एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाते हैं ना,
कि जिस तरह आजकल हर लड़का लड़की जॉब कर रहे हैं, दोनों जॉब करते हैं, अच्छी बात है, लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, उनको नौकरी करनी चाहिए, और लड़कों को भी करनी चाहिए, दोनों को, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं, फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन आपस में मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए कि जी मैं ज़्यादा कमाती हूँ या मैं ज़्यादा कमाता हूँ या मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी से लेता नहीं हूँ खर्चा, या तुम्हारे बाप ने मुझे क्या दिया, या वो कहे जी मैं तुमसे खर्चा नहीं लेती। ये भी कंपटीशन आजकल बहुत चल रहा है। तो फिर अगर किसी की मतलब सैलरी में ऊपर नीचे थोड़ा था या इनकम में फ़र्क भी होता है, वहाँ से भी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर दूसरा, अगर कोई फाइनेंशियली एक ख़ानदान से ज़्यादा तगड़ा है उस दूसरे ख़ानदान से, वहाँ मतलब मुख्तलिफ वजूहात हैं, ये भी एक वजूहात है। फिर घर में जो इश्यूज बन रहे होते हैं, अपनी प्राइवेसी लीक आउट करना। लेकिन क्या अब शादी की वो वैल्यू नहीं रही? एक ये हो भी गई तो है। पॉइंट है ना, तो इनिशियल आई गेस सवाल ये बनता है कि क्या प्रोफेसर साहब अब शादी जैसे होता था ना कि शादी यानी कि अब ये सारी खुशी जिंदगी जो का है, बंधन है जिसमें आप बंधने जा रहे हैं, क्या शादी को वो जो कहते हैं ना हमने बहुत हल्का लेना शुरू कर दिया? हाँ, असल में शादी जो सी है ना, खैर है तलाक हो जाएगी, व्हाट्स द बिग डील? हाँ, फॉर्मेलिटी पूरी असल करने में बस। पहले शादी जो सी है उसका मतलब हम लेते थे कि दो खानदानों का मिलाप होना, तो खाली लड़का लड़की नहीं है, पीछे पूरी फैमिलीज हैं। और अब जो देखते हैं वो इनफरादी देखते हैं, लड़का भी सोचता है मेरी मर्जी है और लड़की भी सोचती है कि मेरी मर्जी है, मैं इसके साथ सूटेबल नहीं हूँ। उसके अफेक्ट्स नहीं देखते कि अगर हम डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं तो उसके अफेक्ट्स, नस्लें तबाह हो जाएंगी, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, दो घर उजड़ जाते हैं, आपस में दुश्मनियाँ चल पड़ती हैं। इस साइड पे नहीं देखते, लेकिन उनका फोकस ही। और जहाँ तक है ना इनकम का भी इशू, दोनों जॉब्स करते हैं आजकल लड़के, अक्सर लड़के, मैंने एज अ सोशल वर्कर भी काम करता हूँ, मैटर्स भी आते रहते हैं इस तरह के, तो अक्सर लड़कों की तो पहले ख्वाहिश होती है जी बीवी कमाती हो, और लड़का काम नहीं करता, मेहनती नहीं है, बीवी कमा रही है, घर का खर्चा चल रहा है, वो उसके साथ ज्यादती हो रही है। और अक्सर खवातीन में ये सोच पाई जाती है जी मैं तो कमा रही हूँ, तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊँ, ये मुझे एक बच्ची ने बात की, अरमान आई हैव टू टेल यू दिस, मैं शॉक में चली गई थी। टर्न टू मी एंड सेड कि भाई कमाती मैं खुद हूँ, घर की भी चीजें मैंने देखनी है, बच्चे भी अगर मैंने ही पालने हैं, हर चीज मैंने ही करनी है, तो ये गले में घंटा मैं क्यों बजाऊं डाल के? मेरी वो जैसे पता ना एक, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था प्रोफेसर साहब। लॉजिकल बात है, अगर एक लड़की कमा भी रही है, घर के मामलात भी सारे उसी ने देखने हैं, यानी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा कुछ, तरबियत भी वो कर, एक एक चीज वो कर रही है, तो उसने डेकोरेशन पीस के तौर पे तो नहीं मियाँ घर पे रखना ना। क्या ये इनवैलिड बात है? आप मुझे बताएं। नहीं, ये उसकी वैलिड बात है, क्योंकि यहाँ पे कसूरवार असल में लड़का है, लड़के की सोच है जो उसको जरिया आमदन बना के बैठ गया, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दस्तबरदार हो जाता है, और वो सोचता है जी बीवी कमा रही है, यही घर के खर्चे उठाए, ये तो ज्यादती है, ये तो सर ज्यादती है। बिल्कुल, उसके फॉल्ट तो यहाँ लड़के में आता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए शादी कर ली, और बीवी कमा रही है, सारा खर्चा वो पूरा करे। जो फॉल्ट लड़के में वो एक्चुअल है उसमें, वो गलत है। फिर वो लड़की बोलेगी, जारी बात है, वो उससे भी 100 लोग सवाल करते हैं, वो मुआशरे में रहती है, ऑफिस जाना कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, फैमिली में वो मेंटली टॉर्चर भी होती है यहाँ से। फिर वो घर आए, देखो पता है बाहर के मुल्क में आपने देखा होगा अरमान, बहुत सी खवातीन जो हैं वो जॉब अगर कर रही होती हैं, और अगर एक औरत ज़्यादा कमा रही है मर्द से, तो वो फिर देखती है बाहर के मामलात और मियाँ देखता है घर के मामलात। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर औरत बाहर के मामलात देख रही है, मर्द अगर घर के मामलात देता है, तो माशरा नहीं उसको जीने देता। बंदे को रन मुरीद कह के तू ते बीवीदार नौकर लगा हुआ है, तेरी तो मतलब गैरत को लड़कारना शुरू कर देते। फिर एक अच्छा भला आदमी और औरत जो बड़े अच्छे आसान अंदाज से अपने घर को चला रहे होते हैं, उनके बीच में जंगें शुरू हो जाती हैं। वो प्राइवेसी ना लीक आउट करें ना अपनी। अगर मियाँ बीवी के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय हो गया है कि बीवी कहती थी मैं अच्छा कमा लेती हूँ, मैं कमाती हूँ, तुम घर देख लो, वो ऐसा अगर कर सकते हैं सेटलमेंट, तो फिर अपनी प्राइवेसी लीक आउट ना करें। उनको चाहिए ही नहीं अपनी बात किसी को बताएं कि हम कैसे चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कह लेंगे पर्सनल लेवल पे आके जब बातें खुलती हैं ना। लेकिन एक और सवाल है, चलिए प्रोफेसर साहब आप इसको कवर करें। अगर एक औरत घर पे रह के होम मेकर हो सकती है, तो मर्द का होम मेकर होने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है। देखिए इस्लाम, हम ही तो सोसाइटी की थॉट को चेंज करेंगे ना अरमान। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, आप दोनों मर्द हजरात अपने घर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी एक की तबीयत ख़राब हो जाती है, 6 महीने के लिए आपको डॉक्टर बिस्तरे में डाल देता है। वो लोग जो बकवास करेंगे क्या है कमा नहीं रहा, क्या वो आपके घर के बिल्स पे करेंगे? क्या वो आपके बच्चों की फीसें देंगे? माशरे की ये बातें हमें क्यों मैटर करती हैं? असल में मियाँ बीवी का जो रिलेशन है ना, ये इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि हमें बाकियों की बातों की परवाह ही नहीं होनी चाहिए।
अक्सर तो मामलात ख़राब रिश्ते जो होते हैं वो दूसरों की इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं, मनफी सोच दूसरे लोग पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर खामन में और बीवी में इतनी हम आंगी हो, इतना ताल्लुक़ स्ट्रोंग हो, तो किसी को ज़रूरत नहीं है कोई बात करने की। बेहतरीन शोहर वो है जो बीवी के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनता, और बेहतरीन बीवी वो है जो अपने शोहर के ख़िलाफ़ ना बात करती है ना सुनती है। एग्जैक्टली। तो ये दोनों तरफ से रोल है। और मैं नहीं समझता कि अगर खामद घर के काम कर रहा है, मैं तो समझ तो करना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूं, मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, अभी मेरा बेटा यूके से भी स्टडी करके आया, वो अपनी वालदा के साथ बल्कि रोकते हैं कि आप काम ना करें, तो मैं करता हूँ। मैंने एक दिन कहा कि मिसेस को मैं रोटी बनाता हूँ, कहती है नहीं आपसे नहीं बनाई जाएगी। मैंने ज़बरदस्ती बनाई, खैर वो अजीब सी बन गई, लेकिन ये होता है कि मैंने तो हमेशा रोक सर आप ये बात तो करें, ऐसा अभी होना शेफ चाहिए। नूर हमारे साथ यही बात शेयर करी थी कि इनके सास ससुर जो हैं, इनके ससुर ने इनकी जेठानी को, राइट, आपकी जो सबसे बड़ी थी सिस्टर इन लॉ, इनकी जेठानी को इनके ससुर ने रोटी बनानी सिखाई। उन्होंने कहा आओ बेटी, मैं तो मुझको रोटी नहीं बनानी आती थी, तो उन्होंने उनको खुद रोटी बनानी सिखाई। बात यह है कि हर बंदे को हर चीज़ आनी चाहिए, मेल को भी फीमेल को भी, कभी भी कोई भी वक्त आ सकता है जी, किसी भी किस्म का। आनी चाहिए, ऐसा ही है। और बड़ी दफ़ा आपने शेफ नूर देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि घर में पाए पकने तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पाए तो आपके पापा बनाएंगे भाई, पाए तो पापा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ही सबसे अच्छे बनाते हैं घर के अंदर। ऐसा ही है, तो हर बंदा अपना अपना रोल अदा कर सकता है। अपना रोल अदा करता है, और ये मिल के काम होना बहुत चाहिए। अच्छा खाना बनाते थे ख़ास तौर पे हलवा, और वो बहुत अच्छा बनाते थे। और वो अब जो है ना पूरे घर में किसी के वो नहीं आया, अब वैसा मैं बनाती हूँ। बट वही तो चीज़ है ना, यही तो चीज़ें मैटर करती हैं, और यही चीज़ें हम हमेशा पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि देखें, लाड, जिस चीज़ को आप लाड कह रहे हैं, वो अगर हमारी ज़िंदगी का सिस्टम बन जाए। अब घर में मर्द ने सालन बनाया तो बड़ी एक्साइटिंग बात हो जाती है, औरत डेली हांडी पकाती है, उसको कोई नहीं पूछता। वो आला से आला डिश बनाए, उसको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। मनफी सोच है ना, ये नेगेटिव सोच है। अच्छा, एक और चीज़ आपने कहा कि लड़की भी कमाती है, व्हाटएवर मैन, आई वांट यू टू एड्रेस दिस। मर्द कहता है हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर लेवल की बच्ची जो है वो ब्याह के घर लेके आते हैं, प्रॉपर क्वालिफाइड, नौकरियां भी कर रही होती हैं। शादी करके घर वाले कहते हैं नौकरी नहीं करनी। ये किस किस्म की, ये मुझे ये वाली लॉजिक मुझे मर्द ही समझा दें, क्योंकि ना तो शेफ नूर को समझ आती है, ना ही मेरी किसी टीम की औरत को समझ आती है कि भाई डॉक्टर से क्यों शादी करनी है अगर उससे प्रैक्टिस ही नहीं करने देना। उसका तो नुकसान कर रहे हो तो कर रहे हो, आप अपने कौम का कितना नुकसान कर रहे हो। मेरी डॉक्टर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती, वो ज्यादती है ना। अगर आपने एक डॉक्टर से उसका मिस कमिटमेंट है ना। हाँ शादी जी, से ये पहले कोई गलत और है। बात, शादी के बाद कोई और बात। डॉक्टर कोई भी बनती है, कोई लड़की या कोई मर्द औरत है, वो खाली फैमिली को जवाब दे नहीं है, वो पूरे मुआशरे को एक अपनी जो है ना उसका फ़ायदा देने के लिए MBBS करता है, कोई भी करता है, या कोई D फार्मा कोई भी डॉक्टर बनता है, फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये उसके साथ भी ज्यादती है, उसकी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया जा रही होती है। और ये फैमिली को शादी से पहले जो है ना बात तय करनी चाहिए कि हम काम नहीं करने देंगे। अगर आपने काम नहीं करने देना, फिर आपको डॉक्टर चाहिए क्यों? उसका क्या करना आपने? ये फैमिली में गलत है अगर वो इस तरह करते हैं। और एक और सवाल करूँ इसी के अंदर, पूछे, काम नहीं करने देंगे, किसी के पास क्यों ये हक है कि वो आपको काम करने दे या ना करने दे? अरमान, मैं तो नहीं आपको हक देती काम करने का या नहीं। अब ये बात आप वो कह रहे हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपकी भी फॉल्ट नहीं है, मैं भी यही बात कहती थी। मैं जब बाहर गई तो मुझे एक गोरी ने घूम के कहा, मेरी दोस्त ने, कहती है व्हाट यू मीन परमिशन, व्हाई डू यू एज एन इंडिविजुअल नीड परमिशन टू वर्क? पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, पढ़े लिखे अरमान भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, मुझे इजाज़त की क्यों ज़रूरत है काम करने की? मैं क्या पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ? मैं क्या फर्नीचर हूँ? मैं क्या हूँ? अगेन इस सवाल को एड्रेस करें एज बॉयज़। इसमें मेन चीज़ तो यही है कि जैसे आपने पहले कहा कि मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अरमान साहब ने भी ये कहा कि मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर एक लड़का जुनसा है, वो पहले कहता है जी ठीक है जॉब करे और डॉक्टर का रिश्ता ढूंढता है, पहले उसके ख्यालात कुछ और होते हैं, पहले उसका होता है कि ये अर्न करे, बाद में उसमें ना जेलस एलिमेंट आ जाता है। अक्सर आदमियों में जेलस का एलिमेंट पाया जाता है, मेरी बीवी मुझसे आगे बढ़ गई, इसकी मुआशरे में रिस्पेक्ट ज़्यादा हो गई। जब ये सोच अच्छा, एक पैदा और होगी, बात कि मुझे टाइम कैसे देगी? मुझे एक हाँ, बात पता है, टाइम कैसे मर्द देगी? सुबह से लेकर रात तक काम करता है, हाँ, ठीक है, वो जब शाम को घर आता है 2 घंटे के लिए, 90% ऑफ द टाइम अपनी किसी डिवाइस पे या इस पे लगा हुआ, उसका लगा हुआ और सो गया। आप रूममेट है, आप पार्टनर नहीं है, आप रूममेट की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बीवी जो है, आप आए तो वो ऐसे करके खड़ी हुई हो आपके लिए दरवाजे पे कि खाना रोटी चावल बनता है, अगर वो होम मेकर का रोल अदा कर रही है। लेकिन अगर वो भी वर्किंग लेडी है तो क्या ये इंसानियत है कि वो घर पहुंचे मियाँ से पहले,
घर को साफ करे, झाड़ू पोछे लगाए, बच्चों को सेट करे, खाना तैयार करे और फिर मियाँ को भी सर्व करे और फिर तैयार भी बिल्कुल। अच्छा, ये भी आजकल बड़ी कंप्लेंट है कि मेरे लिए तैयार नहीं होती, मतलब मैं घर आता हूँ तो मुझे रिसीव नहीं करती। ये क्या बात है? अच्छा, इसमें ना दो पहलू है। एक तो ये कि दोनों एक दूसरे को रिसीव कर लो यार, दोनों रिसीव करें, लेकिन इसमें ना दोनों तरफ से कुछ हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन में भी ये फ़ॉल्ट पाया जाता है। इस्लाम के लिहाज से भी हम देखें तो बीवी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब खामद घर आए तो वो उसके लिए तैयार भी हो, लेकिन खामद का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो चेक करे कि उसके ऊपर घर का एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं पड़ा हुआ, या तो उसको टाइम दे। होता ही है, हस्बैंड कहता है सुबह वो जॉब कर रही है, शाम को आके घर में खाना भी बनाना है उसने, बच्चों को भी देखना है, वो अगर जॉइंट फैमिली है तो बाकी फैमिली को भी देखना है। फिर उसके बाद उसका कहना जी मुझे टाइम नहीं देती, वो टाइम कब दे? जबकि खामन तो अपना टाइम ना बाहर सारा दिन चले जॉब पे रहता है, शाम को दोस्तों में रहता है, मोबाइल फ़ोन में लग जाता है, इन चीज़ों में टाइम स्पेंड कर देता है, जो कि ये यहाँ पे मेल की ज़्यादा मिस्टेक है। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरमान, मैं आपके साथ इस गुफ्तगू को जो बाकी का हिस्सा है उसको स्टार्ट करूँगी कि अक्सर लोग ये भी क्लेम करते हैं कि यार वी आर इंडिपेंडेंट। एक ये वाली भी चीज़ हो गई है कि लोग बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल सोच में आ गए हैं। बच्चा जो है वो अपने भाई बहन को नहीं देख रहा, उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई की टेंशन पड़ी है। पहले हम बड़े हो रहे होते थे तो बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो बाकी भाई बहनों को भी पढ़ा रही होती थी या पढ़ा रहा होता था। मतलब अब लोग बहुत ज़्यादा मैं में आ गए हैं, घरों में भी। पहले मैं होती थी काम में कि मैंने आगे बढ़ना है, अब क्या हो गया कि घर में भी हर बंदा मैं में पड़ा हुआ है। लाइक लड़का है लड़की है, दोनों अपनी ज़ात में से नहीं निकल पा रहे। कंपेनियनशिप की तो बात ही रह गई है पीछे। इस पे बात करेंगे व्यूअर्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिवोर्स रेट्स की इन पाकिस्तान। और अरमान, आपसे मैं अब इस बात को कवर करवाना चाहूँगी कि पहले फैमिली बनाने की बात की जाती थी, अब हर इंसान अपने आप को बना रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि शादीशुदा लोग भी इतने लोनली हो गए हैं, इतने अकेले हो गए हैं। और कितने अफसोस की बात है कि आप इतने खूबसूरत बंधन में बंध रहे हैं लेकिन आप फिर भी अकेले ही हैं। साथ रह के भी अकेले होने का क्या मतलब है अरमान? प्लीज़ आप इसको एड्रेस करें। इसमें जो फॉल्ट है ना मेन, जो इसमें जो लोगों की मेंटालिटी बनती जा रही है, वो बड़ों का जो रोल है वो सही तरह बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे यहाँ पे, लड़कियों को भी लड़कों को भी। कि जिस तरह अगर दो चीज़ें हैं ना, एक तो एक जो जनरेशन गैप आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा लोगों में, कि अभी के जो यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियाँ, जो उनका सोच है ज़िंदगी गुजारने का कि हम थोड़े आज़ाद ख्याल हैं, हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे, ये चीज़ अच्छी भी है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। उससे बंदा इनकरेज भी होता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हूँ और मैंने अपने लिए सब कुछ खुद करना है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। जैसे अभी आपने पहले कहा कि अगर किसी का हस्बैंड जो है बीमार हो जाए तो बीवी काम करती है, तो अच्छी चीज़ है ये, वो अपने आप को खुद मोटिवेट कर रही है। लेकिन बॉस इतनी जोगी होगी तो करेगी ना। हाँ जी, वो अगर ना उसको पढ़ाया ना उसको लिखाया और वो माशाल्लाह 7 बच्चों की माँ है, तो वो क्या कर लेगी वो? तो इसमें जो है, अगर शुरू में ही ये चीज़ें फैमिली देखती है ना कि हमने लड़कियों को कुछ पढ़ाना है, साथ कोई टेक्निकल काम भी सिखाते हैं कि कल को खुदा ना खास्ता उनको कोई बुरा वक्त आए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, कोई उनको सिलाई का काम आता हो, अगर तालीम याफ्ता नहीं है, कोई हुनर आता हो, तो वो गुजारा ज़िंदगी का अच्छा कर सकती हैं। उनको पहले पेरेंट्स के ऊपर भी सारी बात है ना। और बच्चे सारे जो आजकल लड़के लड़कियां अपनी मैं में घुसे हुए हैं कि जी मैं ही सब कुछ करूँगा, इसमें फॉल्ट कहीं ना कहीं पेरेंट्स बड़ों का भी है। तरबियत का कितना रोल है आजकल हमारे माशरे में बिगाड़ का? चाहे हम बात करें इन लाइफ इन जनरल, देखें पहले लोग इंडिविजुअल्स होते हैं, फिर उनकी शादियाँ होती है ना आगे जाके। आजकल तो आप किसी स्टूडेंट से मतलब आप खुद देखते होंगे सर, स्टूडेंट से अगर ज़रा तल्ख आवाज़ में कहोगे बेटे तवज्जो से पढ़े, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनते, रूड हो जाते हैं। वो क्लास में बैठ के पूरा टाइम जो है मोबाइलों पे लगे होते हैं और आप कुछ नहीं कह सकते। और एक ऐसा वक्त था कि अगर स्टूडेंट्स आपस में बात भी कर रहे होते थे तो एक घूरी आती थी प्रोफेसर की, पूरी क्लास में सन्नाटा हो जाता था। सर आपने वो वक्त देखे हैं? ऐसे ही है। अब वो वक्त जो उनसे ना पुराना और आज के वक्त में तो बहुत फ़र्क हो गया। हम बजाय आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। मैं मुआशरी हालात से नहीं, शादी के मामलात, बाकी मामलात की बात कर रहा हूँ। आज सोच मनफी हो गई है। तो मेन जो उनसे ना
मैं समझता हूँ कि बाकायदा इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए शादी से पहले। ना बच्चियों की प्रॉपर काउंसलिंग होती है, ना बच्चों की काउंसलिंग होती है। और शादी में नाकामी की जो रीज़न्स हैं वो लैक ऑफ काउंसलिंग है, मैरिज काउंसलिंग। बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया ना कि ठीक है एक लड़की को कोई तलीम नहीं है, कुछ नहीं है, खामद बीमार हो जाए वो काम कैसे करे, तो मैंने ऐसे बेशुमार केसेस देखे हैं। अभी एक ऐसा भी केस देखा कि खामन जो है वो उसको फालिज हो गया, वो घर में है, बीवी जो है घर में खाना बना रही है और डिफरेंट जगहों पे सप्लाई कर रही है, वो कोई ना कोई किसी तरीके से हेल्प कर रही है। और ऐसा भी देखा कि अगर बीवी को कुछ होता है तो खामद घर के सारे काम कर रहा है। और ये यूरोप में जाके तो मैंने बल्कि लंदन गया हूँ, यही तो कंपेनियनशिप है, यही तो companionship पार्टनरशिप है। हाँ। अच्छा, ये चीज़ मैंने यूके जाके देखी तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बीवी है तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये काम नहीं करना। वहाँ ये चीज़ नहीं पाएगी, जो कि पाकिस्तान में हमारी मनफी सोच है। यूके में मैं गया हूँ तो वहाँ मैंने अक्सर फैमिली से मिला हूँ, तो उनको मैंने देखा तो वो यही है कि घर में खाना जो से जी आज हस्बैंड बना रहा है, कभी हस्बैंड खुद कहता है वाइफ को आज मैं बनाऊँगा, ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छी तैयार करता हूँ, कभी वाइफ। ये नहीं है कि ये काम उसने करना है उसने करना है। इवन सफाई का काम है, बर्तन धोने का काम है, हस्बैंड भी कर रहा है, वाइफ भी कर रही है, मिल के कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एक ज़ाती अना बना लेते हैं और दूसरे के ऊपर एहसास नहीं करते दूसरे का। तो अगर हम इस तलाक के रेशियो को रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम कुछ, मैं ये बाय द वे व्यूअर्स बिल्कुल नहीं कह रही, बहुत से यंग लोग ये भी कहते हैं कि असल में पहले भी लोग बड़े मिजरेबल होते थे लेकिन उनको डर लगता था डिवोर्स लेने से, इसलिए सारी सारी ज़िंदगी ऐसी ऐसी शादियों में गुजार देते थे जिसमें बहुत नाखुश और डिससेटिस्फाइड होते थे। पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगे कि इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। क्या ये सच है? क्या लोग इसीलिए शादियों में रहते थे पहले मिजरेबल, क्योंकि उनको डर लगता था तलाक के नाम से? जी हाँ जी बिल्कुल। ये फैमिली क्या कहेगी, माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, हमारा बूढ़ा बाप है, ख़ानदान में बदनामी हो जाएगी। ना बच्चियाँ मारे खा रही हैं, गालियाँ खा रही हैं, या लड़का जो है वो बीवी के हाथों टॉर्चर होता चला जा रहा है और वो इतना तंग है लेकिन वो तलाक नहीं ले पा रहा क्योंकि कज़न है या कोई रिलेटिव्स में शादी हुई है या उनकी बहन भी ब्याही हुई है उसके घर के अंदर, तो इसको छोड़ दिया तो वो मुझे ऐसी वजूहात की वजह से लोग रहते थे पहले बहुत ज़्यादा शादियों में। आप इमेजिन नहीं करेंगी, मैं कम से कम 50+ केसेस देख चुका हूँ, 50+, हो सकता है ज़्यादा हूँ जो मुझे याद नहीं है, जिसमें लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादती हुई है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लड़कियों को मारा भी गया, उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, तेज़ाब फेंके गए हैं और उनके भाइयों को ब्लैकमेल किया गया, उनसे प्रॉपर्टी की डिमांड की गई है और उन पे झूठ, मतलब ऐसा झूठ बोलेंगे उनके ऊपर कि जो समझ से बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं। पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। उनको, लड़की को एक फैमिली ने क्या किया, शादी हुई है, पहली रात गई है, सुबह हुई है तो उसके बाप ने बिजली का बिल दे दिया कि जाके जमा करवा के आओ, बिल पकड़ा दिया। हाँ, जाओ जमा करवा के आओ। एक लड़की थी, उसने की मुझे कॉल आई, मैं उससे मिला जब, तो उसने कहा कि मेरा बाप बूढ़ा है, अगर मैंने तलाक ली तो 100% डेथ हो जाएगी उसकी, 100%। तो मैंने कहा वजह क्या है? कहती मेरी शादी को आज 3 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं हो रही, फॉल्ट जो है मेरे हस्बैंड में है, मैंने अपना मेडिकल करवाया, ठीक आया, मेरी सास उसका मेडिकल नहीं करवाने देती, कहती तेरे में फॉल्ट है। ठीक है, ये एक नहीं, इस तरह के मैं 5-6 केस। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब यहाँ पे सॉरी आई वांट सर, क्योंकि आपका ऑब्वियसली हम दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन लाइफ ऑल्सो और आपने इतना किया है, अब सर इस चीज़ को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। देखें, अब ऐसे भी तो केसेस होते हैं, बंदा क्या करे, बड़ी दफ़ा बच्चियों के साथ इतनी ज़्यादती की जाती है, पता है कि बेटे के अंदर नुक्स है, उसको नहीं करेंगे चेक, शादी के बाद शादी, एक शादी की शादी पे एक और शादी, मतलब उसकी शादी हो गई, वो बच्ची बैठी हुई, एक और उठा के ले आए। इसमें ना फॉल्ट बड़ों का आ जाता है। ऐसे केस में तो देखे रहना इस शादी में बनता भी नहीं है। हाँ, इसमें लड़का अकेला कसूरवार नहीं है, लड़के की पूरी होल फैमिली जो उनसी है, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, उन सब का फॉल्ट है। क्योंकि वो बजाय अपने बेटे को समझाने के वो बच्ची के ऊपर लगे होते हैं या बेटे की दूसरी शादी की तरफ चल पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसके भी जज्बात हैं, लड़की के भी। एक तो ये गलती है। देखें, जो डिवोर्स रेट में ना, जैसे अभी हमने कहा कंट्रोल कैसे करें, इसमें कमी कैसे लाई जाए, तो इसमें कमी लाने के लिए ना चंद चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दोनों की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, मैरिज काउंसलिंग, शादी से पहले लाजमी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर कोई एजुकेशन होनी चाहिए, इनको गाइड किया जाए। दूसरा, जो बड़े होते हैं और सर ये अंडरस्टैंड करना भी, अगर आप इजाजत दें, कि भाई अगले की जिंदगी में गोल्स क्या हैं। अब एक बच्ची है, वो चाहती है कि वो किसी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बन जाए, मैं वैसे कह रही हूँ, ये उसका ख्वाब है,
लड़का कह रहा है कि जी मेरी ख्वाहिश है कि हमारे 5-6 बच्चे हों और मेरी मिसेस जो हैं वो घर पे जो हैं वो मतलब वो पढ़ी लिखी हों, लेकिन मतलब वो घर को देखें, हम बिजनेसमैन फैमिली। अब ऐसे 2 लोगों की आपने शादी कर दी जहाँ पे बच्ची के इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं, लड़के के अपने ख्वाब हैं, दोनों मिसमैच है, लेकिन सिर्फ इसलिए शादी की जा रही है क्योंकि अच्छा रिश्ता मिल गया। ये तो ज्यादती है सर। उनके भी तो ख्वाब पूछ लो कि करना क्या चाह रहे हैं। अगर बच्ची एक्चुअली चाहती है कि वो होम मेकर हो तो आइडियल सिचुएशन है कि मैं शहजादियों की तरह रहूं। कुछ लड़कियां शहजादियों की तरह रह भी सकती है, लेकिन वो चाहती है कि वो काम करे। वो क्या करें? असल में ना दोनों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मियाँ बीवी का। देखिए, इंटरफेरेंस जो बाकियों की होती है ना, वो प्रॉब्लम्स करती हैं। बड़ों की बाज़ औक़ात तरबियत की कमी भी एक फ़ॉल्ट है। अक्सर घरों में ख़वातीन जाती हैं शादी के बाद, तो उस पर इतना कि उसने देखना होता है कि मैंने अपनी सास का भी ख्याल रखना है, नंद का भी रखना है, देवर का भी रखना है, कोई मामे चाचे साथ रहते हैं उनका भी ख्याल करना है। अच्छा, फिर वो आते हैं घर में तो वो अक्सर लड़के को कहते हैं ओ तेरी बीवी ने ये गलत कर दिया, तेरी बीवी ने वो लड़के की गलती वो उनकी बातों में क्यों आता है। इसी तरह बाज़ औक़ात लड़की की गलती होती है कि लड़का कोई बात करता है, वो अपने घर जाके अपने मैके में जाके बात करती है, मैके में से कोई ना कोई उसको वरगला रहा होता है। आप देखें कि शैतान ने चेले दुनिया में छोड़े होते हैं, और शैतान जो उनसा है वो जब चेले भेजता है तो चेले आते हैं, आके रोज़ रात को शैतान को हिसाब देते हैं, जी आज हमने इतना दुनिया में फसाद बर्पा किया। शैतान खुश नहीं होता, लेकिन जब वो कोई आके चेला कहते जी मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी, तो वो शैतान उसको गले लगाता है। तो इसकी रीज़न पीछे मियाँ बीवी की लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना होना, यही प्रॉब्लम्स करते हैं। क्योंकि सर देखिए, आपकी मेरी लड़ाई हो वो एक मुख्तलिफ बात है। मुख्तलिफ बात। अगर यू एंड आई आर मैरिड और हमारी लड़ाई होती है तो खानदानों में जंग छिड़ जाती है, और वो फिर 2 लोगों वाला मसला नहीं होता ना, वो तो फिर आपने इतनी बड़ा एक से आपा डाल दिया और खुश होने वाले फिर बड़े खुश अच्छा, होते पहले हैं। लड़कियों की शादी होती थी, उसको कहा जाता था बेटा आपकी डोली यहाँ से उठ रही है, दूसरे घर से आपका जनाजा निकलना। हाँ, लेकिन उसमें एक सब्र पाया जाता था। लेकिन सर वो भी एक ठीक गलत सोच है। लेकिन उसमें भी मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक वहाँ पे भी बच्चियों के साथ जुल्म होता था और वो बियर कर लेती थी। लेकिन आज के दौर में ना जुबान एक बड़ी रीज़न है, बच्चियाँ दूसरों की बातों में आ जाती हैं। मैं समझता हूँ ज़्यादा रोल मियाँ बीवी की लड़ाई में दूसरों का बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ा जहाँ fault उनको है ये। समझाना चाहिए, बजाय समझाने के नेगेटिविटी पैदा करते हैं दूसरे। लड़कियां अपनी बातें जो है ना अपनी फ्रेंड्स से, कज़न से शेयर कर देती हैं ऑफिस में। अच्छा, ये चीज़ की तो मैं क्लेम आपकी अग्री करती हूँ एज अ बहुत वुमन बड़ा माई fault सेल्फ है। ऑल्सो। और सिर्फ एक दूसरे को नहीं बताती, सोशल मीडिया की डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उस पे पूरा एक तमाशा। हमारी एक जानने वाली है, उनकी बेटी या उनकी नहीं पता, उनकी उसकी बेसिकली मंगनी टूटी इस बेस पे कि ये बच्ची सोशल मीडिया से ऑब्सेस्ड है और हम बहुत तंग हो रहे हैं। पसंद की दोनों की शादी, घर वालों को मनानी है, सब कुछ कर लिया, फिर लड़के ने ही छोड़ दिया बिकॉज ही इज लाइक एक एक चीज रोटी में मतलब रोटी क्या खाई, लिपस्टिक कौन सी लगाई, उठते ही वॉशरूम का, मतलब हर चीज जो है वो सोशल मीडिया पे बच्ची लगाती चली जा रही थी। और वो बच्चा बेचारा यही बार बार कहे कि जी मुझे कोई इशू नहीं है, इसने अपनी ज़िंदगी की जो भी चीज़ लगानी है लगा दे, मुझे मेरी अम्मी, हमारे घर में बिल्ली जो है उसकी वीडियोस, अब्बा जी सो रहे हैं उनकी वीडियो बना के लगा रही है। मतलब ये भी तो एक प्रॉब्लम हो गई है ना कि इस डिवाइस ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया। इसका क्यों गलत इस्तेमाल करती हैं लड़कियां, ये भी तो देखें ना, उनको पेरेंट्स को भी मना करना चाहिए। नहीं, ये कि दोनों इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। मैंने एक ऐसी फैमिली देखी है बहुत ज़्यादा कि मैं वहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे वो बैठे हुए हैं, इवन के इससे भी ज़्यादा टाइम। लड़की अलग मोबाइल पे लगी है, हस्बैंड अलग मोबाइल पे लगा हुआ है, दोनों का फॉल्ट है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। सारा दिन हस्बैंड काम करता है, ठीक है, शाम को घर आता है, मोबाइल पे लग गया, बीवी वो मोबाइल पे लगी हुई है। और ये मोबाइल जो उनसा है, एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन दोनों में, जब कम्युनिकेशन गैप होगा मियाँ बीवी में, वो दूरियां पैदा कर रहा है मोबाइल। दूसरा, नेगेटिव सोच मोबाइल अक्सर लड़के इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, बाहर उसकी गर्लफ्रेंड्स बन रही हैं, ये गलत हो रहा है। ट्रस्ट लेवल ब्रेक हो रहा है एक दूसरे के ऊपर मोबाइल की वजह से। तो मोबाइल ही फसाद की एक बहुत बड़ी जड़ है। आजकल मुझे लगता है कि अरमान बिजनेस डील्स हो रही हैं, आपके सामने होते हैं, आपका तो ये काम है, आपके नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही होती हैं। आपको नहीं लगता कि आजकल शादियां बिजनेस डील्स बन गई हैं? बन गई है औदा प्यो ऐ ते औदा प्यो ऐ ते मतलब शादी होगी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो ये तो वो ये आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा इशू बन गया हमारे? लोग कहते हैं अब शादियां नहीं हो रही, अब बिजनेस डील्स हो रही हैं। बिजनेस डील्स हो रही हैं। वो सबसे पहले जो है ना वो अपने अभी
अपना इंट्रोडक्शन देने से थोड़ा बहुत दे के ना वो अपने ताल्लुकात गिनवाएंगे कि मुझे फ़लाना एसपी जानता है, फ़लाना डीएसपी, फ़लाना एमएनए, ये वो, हमें इस लेवल के लोग चाहिए। और हमारा अगर बिज़नेस ये है, मतलब 4-5 बातें साथ लगा करके बतानी, ताकि आगे से हमें बड़ी से बड़ी पार्टी मिले जिससे हम कैश कर सकें, ठीक है। हालांकि वो कुछ भी ना हो, अगर किसी बंदे की 1 एकड़ ज़मीन है वो भी कहेगा मैं ज़मींदार हूँ, जिसकी 50 एकड़ ज़मीन है वो ज़मींदार वो भी है, ठीक है। वो वर्ड यूज़ करेंगे कि हम ज़मींदार लोग हैं, हमारी पीछे ज़मीनें भी हैं, सब चीज़ें हैं। और असल में होता पता है क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी एंड में ऑब्वियसली मैंने आप लोगों से मैसेज भी लेना है कि आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका काम एक ऐसा है मान के आप तो बाकायदा रिश्ते जोड़ने वाली कौम है। अब रिश्ते अगर टूट जाते हैं आगे जाके, तो उसमें आपने मुझे खुद बताया कि कितनी दफ़ा मिसकमिटमेंट होती है, सब्र की कमी होती है, बड़ी दफ़ा लोग वर्गर आ रहे होते हैं, अच्छा भला एक डायनामिक बना होता है, उसके अंदर कोई बीच में अपनी डंडी मार देता है, फिर लोग आपके पास ही वापस आते हैं कि आपने कराया था, तो बंदा कहता है हमने तो एक ताल्लुक बनवाया था, उसको निभाना तो आप लोगों का काम था। सो आप लोगों की एडवाइस ज़रूर लेनी है। एंड में शो को क्लोज करते हुए एक नज़र मैं ज़रा किचन में भी डाल देती हूँ। जी बीफ निहारी बिल्कुल रेडी है और नान गरम गरम आ रहे हैं और आप टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक यू सो मच एफनूर। ओके, सो अपनी गुफ्तगू को आज के शो को कंक्लूड करते हुए, देखिए मसाइल तो हमने बहुत से पिन पॉइंट कर लिए, फ्यू वर्ड्स में सोल्यूशन बता दें। जी प्रोफेसर साहब एंड देन अरमान। सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है, मैंने कहा कि लड़का लड़की तो फिर बच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने बेटे की शादी करनी है और अभी उसकी एज 22 ईयर्स है, ठीक है, एंड ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूके। लेकिन मैं उसकी अभी से काउंसलिंग की है कि बेटा आपके हकूक़ क्या हैं, उसको बीवी के हकूक़ पता होने चाहिए। खाली बेटे को अपने हकूक़ ना बताएं, उसको बताएं आपकी बीवी के ये हकूक़ हैं। इवन मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसको हर तरह से शादी से पहले सारे हकूक़ बताए जाएं और बीवी के साथ रहना कैसे है। इसी तरह बच्ची के घर वालों को भी चाहिए कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें और उनको ये बताएं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मैं तो बड़ा बिलीव करता हूँ कि दुनिया में ना एक माँ बाप का रिश्ता, उसके बाद मियाँ बीवी का रिश्ता, ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है, जिससे ज़िंदगी इंसान की पुरसकून जन्नत बन जाती है और या फिर वो दोज़ख दुनिया में ही बन जाती है। और सर वही वाली बात है ना जो हर बंदा कहता है कि हाँ तलाक तो एक हलाल चीज़ है और इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, लेकिन व्यूअर्स हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। तलाक है, ऐसे ही है। अंडरस्टैंड करें इस बात को। जस्ट बिकॉज अलाउड है, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप हर हफ्ते एक नई शादी करें और डिवोर्स करें। देखें रिश्ते नहीं भी चलते, बैड लक हो जाती है, हज़ार चीज़ें हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें तो कर सकते हैं ना जिससे आप नेगेटिविटी से बचें और अंडरस्टैंड करें कि ये एक बड़ा देखिए एक सिग्नेचर से होता है, एक ही सिग्नेचर से ख़त्म हो जाता है। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। दुनिया का कमज़ोर तरीन और ताकतवर तरीन रिश्ता है, आपकी चॉइस है आप इसे क्या बनाएं। जी अरमान। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करें, जो बहुत ज़रूरी है कि अगर दोनों में झगड़ा हुआ है, ये दोनों ख़ानदानों में झगड़ा हुआ, तो एक खामोशी इख्तियार करें, एक दूसरे को टाइम दें, स्पेस दें, थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाएं, रिवर्स गियर लगाएं, ताकि अगला बंदा रिलैक्स हो, उसको एहसास हो कि ये कुछ गलत हुआ है, दोबारा मौका दें, ठीक है। और दूसरा पैसा जो है ना, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लोगों ने बनाया है, काउंसलिंग वाला तो सर इरफान ने समझा दिया कि पैसा आपकी ज़िंदगी की एक बेहतरीन ज़रूरत है, उसको मकसद ना बनाएं कि ये मैंने शादी पैसे के लिए ही करनी है। वो फिर आपके पास आदत है लेकिन अच्छा रिलेशन नहीं आता। तो वो जो लोगों ने आजकल ये बना दिया ना, पैसा एक दूसरे को दे के स्टेटस कॉन्शियस हुए हैं, इससे भी लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बरादरीज़म से भी बाहर निकलना चाहिए कि मेरी ये बरादरी है तो मैं यहाँ फंस गया हूँ। क्योंकि देखो अरमान, एट द एंड ऑफ द डे जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे ना, हम उसी हालत में दुनिया में आते हैं, उसी हालत में उस दुनिया से जाते हैं, लेके कुछ नहीं जाते। अमाल, दुआएं, ये चीज़ें लेके जाते हैं। और उसके साथ साथ आखिरी जब सांस ले रहे होते हैं ना, अगर सामने कोई प्यार करने वाला चेहरा हो, कोई अपना हो, अपनी बीवी या आपका शौहर आपको देख रहा हो, उसने आपका हाथ थामा हो, तो रूह भी सुकून से निकल जाती है। ना कि बंदा वहाँ पे पड़ा हुआ है और एक अस्पताल के बेड के अंदर और छत को देख रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। जो सबसे बड़ा हमारा एसेट होता है वो ताल्लुक होते हैं, बिल्कुल रिलेशन। सो बेटियां और बेटे जो हम ये एक बेचने का अमल बना देते हैं ना कि अच्छा जी ये एक कुड़ी बड़ी सोहनी है साड़ी है, वो तो चलो बड़े अमीर लड़के के साथ शादी कर दो, वो भाई कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो सवाल तो मिट्टी पैसों का करना है, फिर तलाक़ें भी होंगी, बर्बादियां भी होंगी, और वही पैसे जिसका आपको इतना नाज है वो
वीरान भी हो जाएंगे तलाकों की ज़लालत। मैंने काफ़ी लोगों को मना किया था कि यहाँ पर रिश्ता मत करें, 3 महीने बाद तलाक हुई वहाँ से। मैंने खुद मना किया है, ख़ासतौर पर लड़की वालों को भी, कि यहाँ पर मत करें। 2-3 केसेस इनके पास भी आए थे, उन्होंने भी मना किया कि यहाँ से मना कर दें, मत करें। वो उन्होंने पैसा देकर कर दिया कि लड़का पैसे वाला है, वो लड़का बाद में जो कुछ करता है कि मैंने तो तुम्हें ख़रीदा है। सर जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी अपनी एक जानने वाली एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है कि वो और उसके बेटों को स्कूल लेके जाते हैं गार्ड, और गार्ड वापस लेके आते हैं। उस लड़की को घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो इतनी अमीर फैमिली से नहीं थी, और जिससे शादी की वो बहुत ही अमीर था। पता चला उसकी पहले एक छुपी हुई शादी भी अमेरिका में, और अब उसने एक और भी शादी करी है, और वो लड़की घर में लॉक्ड है। उससे हम मिल नहीं सकते। कभी कभार उसका कोई मैसेज आ जाता है हमारे किसी ग्रुप के अंदर कि मैं ठीक हूँ या मैं तकलीफ में हूँ, हमें ये भी नहीं पता कि वो है किधर। बिल्कुल ऐसा। मतलब आप सोचें कि इस लेवल की भी साइको सिचुएशंस होती हैं। सो व्यूअर्स, औलाद बड़े नाजों से हम पाल पोस के बड़ी करते हैं। उनकी तरबियत के ऊपर थोड़ा अगर फोकस दे दें, उनको राइट वैल्यूज़ दे दें एज दे आर ग्रोइंग ओल्डर। जैसे प्रोफेसर साहब अपने 22 साल के बेटे को अभी से ग्रूम कर रहे हैं कि पुत्र अभी शादी नहीं हुई, लेकिन जब होगी तो ये चीज़ें अपनी जहन में रखना, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। और जब किसी की बेटी आपके घर आए तो उसको अपनी बेटी समझ के अपने घर के अंदर रखें। आप उसको इज़्ज़त देंगे, वो आपको इज़्ज़त देगी। उसके अगर मियाँ के साथ मसाइल भी होंगे तो वो उसके साथ अच्छे से चलेगी, क्योंकि उसको बाकी जगह से मोहब्बत और सपोर्ट मिल रही होगी। व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों का काम है शादी को आगे लेके चलना। ना सिर्फ लड़की का फ़र्ज़ है और ना सिर्फ लड़के का, दोनों मिल के एक पार्टनरशिप बना के इसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह सारी शादियाँ बड़े अच्छे अंदाज में चलेंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अपने शो को कंक्लूड करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। खुदा हाफ़िज़।